हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए जो जून 2025 या उसके बाद एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है जून 2025 एग्जाम के लिए। सीएमए इंटर का पेपर नंबर 11 का सॉल्यूशन आईसीएमआई इंस्टीट्यूट ने जून 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किए। उसमें आज हम पेपर नंबर 11 जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बीडीए बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, उसका आज हम डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। जून 2025 सिलेबस 2022 100% डिटेल में प्रैक्टिकल थ्योरी एमसीक्यू सारे के सारे जो क्वेश्चंस है उसका आज हम सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऑलरेडी हम फर्स्ट ग्रुप में कॉस्ट अकाउंटिंग के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड ग्रुप में अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। जून 2025 एग्जाम के लिए अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा मैराथन इंक्लूडिंग टेस्ट पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिमिलरली सेकंड ग्रुप में मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसका भी हमारा चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। 100% मैराथन विद टेस्ट सीरीज हमारा जून 2025 के लिए ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और अगर आप फाइनल के स्टूडेंट और ये वीडियो देख रहे हो तो फाइनल में भी अगर मैं बात करूं तो एससीएम और एसएफएम दोनों का ही मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। और एसएफएम का तो पूरा मैराथन जून 2025 के लिए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, और एससीएम का स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक इन चीजों का बेनिफिट नहीं लिया है तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जून 2025 के लिए जो फोल्डर्स हैं उसमें आपको मैराथन्स, टेस्ट पेपर्स, इनकी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी मिल जाएगी और मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस भी वहां पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। पर्पस क्या है मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने का? सर मैं जो सॉल्यूशन आपके यहाँ पे शो करने वाला हूं उसका पीडीएफ आप हमारी मोबाइल ऐप पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सबसे पहले अगर मैं पेपर के पैटर्न को लेकर बात करूं तो पेपर के पैटर्न में किसी तरीके का कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा हमें पिछले एग्जाम में दिसंबर 2024 में एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने को मिला था, बिल्कुल उसी पैटर्न पे इंस्टीट्यूट ने जून 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है। तो उम्मीद यही है कि जो पेपर का पैटर्न दिसंबर 24 का था सेम जून 2025 का भी आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, जो कि कंपलसरी होता है, जिसमें आपको दो दो नंबर के 15 एमसीक्यू दे दिए जाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एमसीक्यू और कुछ थ्योरी एमसीक्यू। जिसमें सबसे पहले आपको मिल जाता है एक प्रैक्टिकल एमसीक्यू टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टॉपिक में से। और ये जो है क्लियरली मैं बता देता हूं, इसमें छोटी सी मिस्टेक है। पहला ही एमसीक्यू है जिसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट ऑफ ₹75,000 एट 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, बट ये नहीं बताया कितने सालों के लिए। और अगर आपको कितने सालों के लिए इसमें नहीं बताया गया है, आप ऑफकोर्स यहां पे कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। आप ऑफकोर्स यहां पे कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे क्योंकि यहां पे सेमी एनुअली का कॉन्सेप्ट है। और अगर सेमी एनुअली का कॉन्सेप्ट है आपको नंबर ऑफ ईयर्स पता होने चाहिए। परपीचुइटी कॉन्सेप्ट हो नंबर ऑफ ईयर्स की जरूरत नहीं होती, बट सेमी एनुअली का कॉन्सेप्ट है आपको नंबर ऑफ ईयर्स की जरूरत होगी, और नंबर ऑफ ईयर्स इस क्वेश्चन में मिसिंग है। मैंने ये सेम क्वेश्चन कहीं और से देख लिया था और वहां पे नंबर ऑफ ईयर्स जो मेंशन थे वो थे 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तो इसमें मिसिंग है। पूरा जो क्वेश्चन है ये 5 ईयर्स क्वेश्चन के अंदर मेंशन है और 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं 75,000 की जो अमाउंट है, अगर उसमें 8% की कंपाउंडिंग की जाए सेमी एनुअली 5 साल के लिए, तो बताओ फ्यूचर वैल्यू क्या होगी और कंपाउंड इंटरेस्ट उसका क्या होगा वो बताओ। तो इसमें ऑप्शंस भी दोनों गिवन है नहीं, इसमें केवल और केवल कंपाउंड इंटरेस्ट के ऑप्शन गिवन है। फ्यूचर वैल्यू के तो इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है। तो पहले ही क्वेश्चन में एमसीक्यू में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक आपको देखने को मिल रही है। इसका सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूं। फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, दैट इज 75,000 इंटू 1 प्लस आर की पावर n। तो 75,000 इज द वैल्यू इंटू 1 प्लस आर। आर की अगर मैं बात करूं तो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट अगर सेमी एनुअली करोगे
तो 6 महीने में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा हाफ, दैट इज 4%, तो 0.08 डिवाइड बाई 2। अब कंपाउंडिंग की अगर मैं बात करूं तो साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगी सेमी एनुअल होने की वजह से, तो 5 साल में कंपाउंडिंग होगी 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व किया तो ये आया 1,11,018। सर आज अगर आप 75,000 इन्वेस्ट करते हो, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेमी एनुअली कंपाउंडिंग होती हो, तो 5 साल के बाद वो 1,11,018 हो जाएगा। अगर 5 साल के बाद वो 1,11,018 हो जाएगा, आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो 75,000, तो इंटरेस्ट पोर्शन कितना हुआ 36,018, और यहां पे ऑप्शन में केवल इंटरेस्ट वाले फिगर गिवन है, तो यू कैन से सर 36,018 विल बी योर आंसर। अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, नंबर ऑफ ईयर्स भी मेंशन होंगे, और इवन ये जो ऑप्शन है इसमें केवल और केवल इंटरेस्ट नहीं, फ्यूचर वैल्यू के भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। सेकंड एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड एमसीक्यू आपको यहां पे देखने को मिल जाता है थियोरी एमसीक्यू। कॉमर्शियल पेपर्स आर जनरली इश्यूड एट ए प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू, नो। मोर देन फेस वैल्यू, बिल्कुल भी नहीं। लेस देन फेस वैल्यू, यस। इक्वल टू रिडम्पशन वैल्यू, नो। तो नॉर्मली कॉमर्शियल पेपर जो है वो डिस्काउंट पे इश्यू किए जाते हैं, तो लेस देन फेस वैल्यू वो इश्यू किए जाते हैं। और करेक्ट आंसर विल बी सी, योर करेक्ट आंसर विल बी सी। इसके बाद थर्ड एमसीक्यू जो है वो फिर से आपको एक प्रैक्टिकल एमसीक्यू देखने को मिल जाता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट ए कंपनी। क्या डेटा है? करंट एसेट्स है 900 लाख का, करंट लाइबिलिटी है 450 लाख का इन द करंट ईयर, एंड द करंट एसेट्स 1100 लाख एंड करंट लाइबिलिटी 530 इन द प्रीवियस ईयर। आपको 2 सालों का डेटा गिवन है, दोनों सालों में करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी गिवन है। क्वेश्चन की डिमांड है द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन करंट रेशियो। कहते हैं बताओ करंट रेशियो में परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ। सर करंट रेशियो का सिंपल फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। प्रीवियस ईयर में करंट एसेट्स था 1100 और करंट लाइबिलिटी था 530, तो 1100 डिवाइड बाई 530, 1100 डिवाइड बाई 530, प्रीवियस ईयर में ये 2.075 था। जबकि करंट ईयर की बात करें तो करंट एसेट्स हो गई 900 और करंट लाइबिलिटी 450, तो 900 डिवाइड बाई 450 ये हो गया 2, ये हो गया 2। तो आपका जो करंट रेशियो है वो 2.075 से रिड्यूस होकर 2 रह गया, जिसको अगर परसेंटेज टर्म में मैं बात करूं तो 2.075 माइनस 2 अपॉन में 2.075 इंटू 100 किया, तो ये 3.75% अप्रॉक्स आंसर देखने को आपको मिलेगा। योर करेक्ट आंसर विल बी डी, 3.75%, 3.75% दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू फिर से आपको एक थ्योरी एमसीक्यू देखने को मिल जाता है, फोर्थ वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सर 4 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लोअर डेट इक्विटी रेशियो मींस लोअर फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, अगर लोअर डेट इक्विटी रेशियो है तो फाइनेंशियल रिस्क कम होती है। इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट रेशियो मींस इंक्रीज इन सेल्स। सर जरूरी नहीं है कि नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ता है तो सेल्स बढ़े तभी बढ़े, हो सकता है आपकी कॉस्ट कम हो गई हो इस वजह से नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ गया हो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिपेंड्स अपॉन टैक्स रेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का सर टैक्स रेट पे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट, और टैक्स तो इसके बाद आते हैं, तो ये भी करेक्ट नहीं है। ए हायर रिसीवेबल टर्नओवर इज नॉट डिजायरेबल। कहते हैं एक हायर रिसीवेबल टर्नओवर जो होता है वो डिजायरेबल नहीं होता। सर बिल्कुल होता है, मैं चाहता हूं कि रिसीवेबल टर्नओवर मेरा ज्यादा हो और मेरा डेटर कलेक्शन पीरियड जल्दी से जल्दी आए, तो ऑफ कोर्स योर करेक्ट आंसर विल बी ए, लोअर डेट इक्विटी रेशियो का मतलब है कम फाइनेंशियल रिस्क। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इसके बाद फिर से आपको फिफ्थ एमसीक्यू दिख जाता है प्रैक्टिकल। पीक्यूआर लिमिटेड इश्यूड 5000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each on 1st April 2019 to be matured on 1st April 2024। 4 साल के लिए रिलीज की है। द मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज 80, मार्केट प्राइस पता चल गया। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर, केडी कैलकुलेट करके देना आपको। टैक्स का रेट है 35%, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पीरियड गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो रिडीमेबल डेट का आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट का फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस मार्केट प्राइस अपॉन में लाइफ होल डिवाइड बाई आरवी प्लस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई 2। डेटा देख लो। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की बात करें तो 100 रुपए का डिबेंचर है, 12% का डिबेंचर का रेट है, तो 100 इंटू 12% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट 0.35 प्लस में आरवी। अगर रिडम्पशन वैल्यू को लेकर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो फेस वैल्यू विल बी रिडम्पशन वैल्यू 100 माइनस मार्केट प्राइस 80
5 साल का ये पीरियड है तो डिवाइड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई आरवी 100 प्लस एमपी 80 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आपको आंसर मिलेगा 13.11%। तो कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल वाला फॉर्मूला जो है वो यहां पे आपको यूज कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं, 6th एमसीक्यू। अगेन आपको यहाँ पे थ्योरी एमसीक्यू देखने को मिल जाता है, तो एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, कुछ इस तरीके से अभी तक देखने को मिल रहे हैं। एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ डेट इज, अगर आप डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते हो तो उसमें जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ डेट इज टैक्स शुड वुड नॉट बी अवेलेबल ऑन न्यू डेट। सर नया डेट हो पुराना डेट हो, टैक्स का इंपैक्ट तो दोनों पे देखने को मिल जाता है। पीई रेशियो वुड इंक्रीज, पीई रेशियो बढ़ेगा। सर ऐसा कोई रूल तो नहीं है, और क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अगर डेट बढ़ेगा तो उस सिचुएशन में अर्निंग पर शेयर तो कमी होगी और ईपीएस कम होगा, तो पीई रेशियो बढ़ भी सकता है, बट ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि मार्केट प्राइस बढ़ेगी। रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी वुड डिक्रीज, इक्विटी शेयर होल्डर वुड डिमांड हायर रिटर्न। तो देखो चारों ही ऑप्शन जो है उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे, बट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर इंस्टीट्यूट ने दिया है कि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो गिरेगा। उसके पीछे कारण बस यही है कि जब डेट का प्रोपोर्शन बढ़ता है, डेट का प्रोपोर्शन जो है वो बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, इक्विटी वालों के लिए जो रिटर्न बचती है वो कम बचती है। तो वी कैन से सर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एज पर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। इसके बाद फिर से आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, दैट इज फ्रॉम रेशियो एनालिसिस। एवरेज कलेक्शन पीरियड है 2 महीने का, कैश सेल्स और एवरेज रिसीवेबल गिवन है 5 लाख और 6.5 लाख, सेल्स की अमाउंट आपसे पूछी गई है। तो सिंपल सी बात है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर्स अपॉन में क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, क्योंकि क्वेश्चन में 2 मंथ्स की बात चल रही है। एवरेज कलेक्शन पीरियड आप 2 मंथ्स मेंशन करोगे। एवरेज डेटर्स की अगर मैं बात करूं तो एवरेज रिसीवेबल आपके पास गिवन है 6.5 लाख का, डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं, तो सर यहां से आपको क्रेडिट सेल्स पता चलती है जो कि 39 लाख है। क्वेश्चन ने तो सेल्स पूछा है, तो 39 लाख अगर आपकी क्रेडिट सेल्स और 5 लाख आपकी कैश में सेल है, तो आपकी सेल अमाउंट होगी 44 लाख की। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो मैंने जो स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि सर आपको प्रैक्टिकल एमसीक्यू के लिए अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करनी होती। अब आप खुद ही देख लो, जो आपके सामने प्रैक्टिकल एमसीक्यू आ रहे हैं, अगर आपने फुल फ्लेज एफएम के क्वेश्चंस करे हुए हैं, क्या आप इन प्रैक्टिकल को सॉल्व नहीं कर पा रहे? सर बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो प्रैक्टिकल एमसीक्यू के लिए आपको अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करनी होती। बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं, सर अलग से एमसीक्यू करवा दीजिए, अलग से प्रैक्टिकल एमसीक्यू करवा दीजिए। बेटा बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। जब आप किसी भी चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हो तो उसके बेसिस पे जब आपके सामने आएगा एमसीक्यू प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बहुत इजीली वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल एमसीक्यू के लिए अलग से कोई मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल थ्योरी एमसीक्यू जो है उसके लिए आपको अलग से पढ़ना चाहिए, और उसके लिए भी मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी है। आप जाइए प्लेलिस्ट में, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में स्ट्रेटजी फॉर जून 2025 का जो फोल्डर है उसमें जाके आप देखिए कि एमसीक्यू, थ्योरी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरीके से हमें प्रिपेयर करने हैं। 100% स्ट्रेटजी वहां पे डिस्कस की हुई है जून 2025 के लिए। और अगर आपके एग्जाम बाद में भी है तो हम हर अटेम्प्ट के लिए आपके लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी लेके आते हैं। तो जो भी आपका अटेम्प्ट होगा उसके लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है ये वीडियो आज ना देखकर आप देख रहे हो दिसंबर 2025 के लिए, तो नो डाउट दिसंबर 2025 के लिए भी स्ट्रेटजी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और सर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी हमें यहां पे प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है। XYZ लिमिटेड issued commercial paper as per the following details. डेट ऑफ इश्यू की डेट है 17 दिसंबर 2024 और मैच्योरिटी की डेट है 17 मार्च 2024। तो सर ये पीरियड हो गया 3 महीने का। साइज ऑफ इश्यू 10 करोड़ का साइज है कॉमर्शियल पेपर का। नंबर ऑफ डेज की बात करें तो 90 डेज है। इंटरेस्ट का रेट 11.25% है और फेस वैल्यू इसकी 100 रुपए की है। क्वेश्चन की डिमांड है व्हाट वाज द नेट अमाउंट
received by the company on issue of commercial paper. तो अभी अभी हम पीछे थ्योरेटिकली बात कर रहे थे एमसीक्यू में, सर कॉमर्शियल पेपर जो है वो लेस देन फेस वैल्यू पे इश्यू किए जाते हैं। तो अगर 11.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 90 दिन के हिसाब से, आप देख लो कि कितना डिस्काउंट जाएगा एक तरीके से। मतलब मैच्योरिटी पे तो कंपनी 10 करोड़ रुपए पे करने वाली है, तो मैच्योरिटी पे अगर 10 करोड़ है तो 90 दिन पहले कितना अमाउंट होगा 11.25% के हिसाब से वो कैलकुलेट कर दो। तो 90 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10 करोड़ का साइज ऑफ इश्यू है, रिडम्पशन वैल्यू रहेगी, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.1125, 11.25%, मल्टीप्लाई बाय 90 डेज के लिए कितना रहेगा, तो ये अमाउंट आएगा 9.73 करोड़। तो आज अगर कंपनी को 9.73 करोड़ मिलेंगे तो कंपनी 3 महीने के बाद, दैट इज 90 डेज के बाद 11.25% पर एनम के अकॉर्डिंगली 10 करोड़ रुपए वापस पे करेगी। तो आज की अमाउंट होगी 9.73 करोड़ जो कंपनी को रिसीव होने वाली है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट 9th एमसीक्यू, ये भी सर प्रैक्टिकली है। इफ ए फर्म हैज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डीओएल है, डॉल है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2.8, इसका मतलब क्या होता है? हम अपनी क्लासेस में इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि सर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब होता है, अगर ये 2.8 है तो इसका मतलब होता है अगर आपकी सेल्स 1% से बढ़ेगी तो आपका ईबीआईटी 2.8% से बढ़ेगा। अगर आपकी सेल्स 1% से गिरेगी तो आपका ईबीआईटी 2.8% से गिरेगा। मतलब ये सेल्स और ईबीआईटी के रिलेशन को इंडिकेट करता है। इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 2.8%, सर नो। If sales rise by 1%, EBIT will rise by 2.8%. Of course, this is the correct answer. बाकी तो कोई मतलब है नहीं। तो सेल्स और EBIT के रिलेशन को इंडिकेट करता है कि अगर सेल 1% से बढ़ेगी तो EBIT आपका 2.8% से बढ़ेगा। दिस इज द 2.8 टाइम्स ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब होता है। इसके बाद फिर से आपको 10th भी प्रैक्टिकल एमसीक्यू ही देखने को मिल रहा है। तो प्रैक्टिकल एमसीक्यू काफी सारे हैं इस एमक्यू के अंदर। टू क्रिएट ए मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, in what proportion should the two securities be mixed if the following information is given? S1 10%, S2 12%, P12 0.6। देखो ये सेम क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का है, हालांकि ये जो डेटा है इसमें क्लैरिटी नहीं है, बट इंस्टीट्यूट ने इस डेटा को किस तरीके से कंसिडर किया अगर मैं क्लियर करूं तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि दो सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज का नाम है सिक्योरिटी 1 और सिक्योरिटी 2। अब ये 10% 12% क्या है वो तो बताया ही नहीं। एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड डेविएशन है कि सिक्योरिटी 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन 10% है, सिक्योरिटी 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन 12% है, और P12 का मतलब P इज द कोरिलेशन, तो कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी 1 टू इज 0.6। तो हमें मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो क्रिएट करके देना होता है। तो मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो का फॉर्मूला होता है, अगर मैं पोर्टफोलियो निकालूं S1 का तो फॉर्मूला होता है पोर्टफोलियो ऑफ S1 इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी 2 माइनस कोवेरिएंस डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी 1 प्लस वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी 2 माइनस 2 इंटू कोवेरिएंस। ये फॉर्मूला होता है। और कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 1 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 2 मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन। तो सबसे पहले तो कोवेरिएंस निकाल देते हैं डेटा के अकॉर्डिंगली, 10 इंटू 12 इंटू 0.6, तो आपका 72 कोवेरिएंस आ जाएगा। अब आप फॉर्मूला लगाओगे प्रोपोर्शन ऑफ S1 कैलकुलेट करने के लिए, वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी 2। सर सिक्योरिटी 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है तो इसका स्क्वायर करोगे तो दैट विल बी वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी 2 माइनस कोवेरिएंस 72 डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी 1, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस आएगा, प्लस सिक्योरिटी 2 का वेरिएंस माइनस 2 इंटू कोवेरिएंस। इसको सॉल्व किया तो ये S1 का प्रोपोर्शन आ गया 0.72। टोटल प्रोपोर्शन हमेशा 1 होता है तो बचा हुआ प्रोपोर्शन 0.28 विल बी प्रोपोर्शन ऑफ S2। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.72 और 0.28। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में बिल्कुल ऐसे ही गिवन है और इंस्टीट्यूट ने कुछ इसी तरीके से इसको कंसिडर किया है। हालांकि मैं कहूं तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो क्लैरिटी के साथ आना चाहिए कि S1 क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 1 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 2 है, या S1 S2 सिक्योरिटी के नाम है, ठीक है। तो क्लैरिटी थोड़ी सी होनी चाहिए। बाकी हम यहाँ पे यही कंसिडर कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 2 और कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी 1 एंड 2। तो आपको ये क्वेश्चन इसी तरीके से करके जाना है, बाई चांस रिपीट हो जाए सेम एज इट इज करके आ जाना। इसके बाद नेक्स्ट जो है 11th वन,
ये भी प्रैक्टिकली मान के चलो, कहते हैं 4 टाइम स्टॉक टर्नओवर रेशियो अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4 टाइम है, 4 टाइम है, तो 3-3 महीने में आपका स्टॉक जो है एवरेज स्टॉक चेंज होता रहेगा। इंप्लाइज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना होगा सर 3 मंथ्स। अगर आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4 है तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या होगा सर 12 डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करोगे, दैट विल कम 3 मंथ्स। नेक्स्ट 12th भी एमसीक्यू आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है, तो इसमें प्रैक्टिकल एमसीक्यू काफी ज्यादा है एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूं, अभी तो एफएम के ही चल रहे हैं, बीडीए के अभी आना बाकी है। एनुअल कॉस्ट सेविंग 4 लाख है, लाइफ रहेगी 4 साल की, प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 11,42,000, तो पे बैक पीरियड क्या होगा वो आपको बताना है। तो सर सिंपल सी बात है, पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइड बाय एनुअल कॉस्ट सेविंग। 11,42,000 डिवाइड बाय 4 लाख करोगे, 11,42,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख करोगे, तो ये आंसर आता है 2.855 ईयर्स। बट यहाँ पे क्वेश्चन में ईयर्स प्लस मंथ्स गिवन है, तो आप क्या करो, ये 0.855 जो ईयर मंथ्स है इसको कन्वर्ट कर लो, 0.855 ईयर्स जो है इसको कन्वर्ट कर लो मंथ्स में, तो 0.855 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 2 साल 11 महीने का पीरियड आएगा, 2 साल 11 महीने का पीरियड आएगा। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसके बाद 12 एमसीक्यू के बाद नेक्स्ट जो 3 एमसीक्यू गिवन है वो आपको गिवन है फ्रॉम बीडीए बिजनेस डेटा एनालिटिक्स में 13, 14 एंड 15। एमसीक्यू नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर मॉडलिंग इवेंट्स that happen at a constant rate over time, such as the number of accident occurs in an hour? Binomial distribution, hypergeometric distribution, Poisson distribution या geometric distribution? तो सर this distribution is known as Poisson distribution. Poisson बोल देते हैं, Poisson बोल देते हैं। Next 14, in which type of analytics would you analyze customer feedback to identify the main reason for customer churn? तो सर कस्टमर का जो फीडबैक है वो लिया जाता है आपका प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। और लास्ट है, फॉलोइंग इज ए वाइडली यूज्ड ग्राफ फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए इनमें से कौन सा ग्राफ यूज किया जाता है? बार चार्ट, यस, पाई चार्ट भी यूज कर लेते हैं, हिस्टोग्राम भी यूज कर लेते हैं, तो योर करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर मैं बात करूं तो एफएम के अंदर काफी सारा प्रैक्टिकल यहाँ पे एमक्यूपी देखने को मिल रहा है। पहला, दूसरा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सर 9 एमसीक्यू जो है वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप मेरा स्ट्रेटजी वीडियो जाके देखोगे तो मैंने भी वहां पे यही बोला हुआ है, 8 से 9 एमसीक्यू आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मल है ये पेपर का पैटर्न, अगर कुछ अब नॉर्मल हो तो ही अलग सिचुएशन है, अदरवाइज यू कैन एक्सपेक्ट एग्जाम में भी सर 8 से 9 एमसीक्यू मुझे प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएंगे। 3 एमसीक्यू बीडीए के तो थ्योरी होंगे ही होंगे, बाकी 3 एमसीक्यू आपको थ्योरेटिकल एफएमए से देखने को मिल जाएंगे। और ये जो प्रैक्टिकल एमसीक्यू है इसको ये अलग से कोई मेहनत नहीं करनी, और जो थ्योरी एमसीक्यू है उसके लिए इंस्टीट्यूट ने जो एमसीक्यू बैंक रिलीज किया हुआ है मोर देन सफिशिएंट है। और ज्यादा करना चाहते हो अपने स्टडी मटेरियल के चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यू गिवन होते हैं वो आप कवर करके जा सकते हो। और ज्यादा कवर करनी है आप जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू आए हुए हैं वो करके जा सकते हो, मोर देन सफिशिएंट है। 3 एमसीक्यू है बीडीए के और 3 एमसीक्यू एफएम के अटेम्प्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन बी में भी किसी तरीके का कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। 7 में से 5 क्वेश्चन ही अपने को अटेम्प्ट करने हैं इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको थ्योरी देखने को मिल जाता है, और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी आपको थ्योरी देखने को मिल जाता है। तो सिंपल मेरा सजेशन, जैसा कि मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में बताया है, आप अपने प्रैक्टिकल को स्ट्रांग रखो, क्योंकि एफएम जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो ज्यादा ट्रिकी कुछ नहीं है। अगर हम अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखते हैं, प्रैक्टिस अपनी अच्छी करी हुई है, तो जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 है एफएम के वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो और आपको थ्योरी अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एफएम में किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो यू कैन गो फॉर थ्योरी क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंगली आप जा सकते हैं थ्योरी क्वेश्चन के लिए। बट एफएम में एज सच इतना कोई टिपिकल पोर्शन नहीं है कि अपने को थ्योरी क्वेश्चन के लिए जाना पड़े। बट ठीक है, अगर आपका कोई प्रैक्टिकल चैप्टर ऐसा है जो स्ट्रांग नहीं है और एग्जाम में उसका रिपीटेशन भी काफी ज्यादा है, तो आप थ्योरी की प्रिपरेशन
कर सकते हो। कैसे करनी है थ्योरी की प्रिपरेशन, उसके लिए अगेन कहूंगा स्ट्रेटजी वीडियो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 फुल्ली थ्योरी क्वेश्चन है, जिसमें दो पार्ट कर दिए। पार्ट ए में बोला आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग 7 मार्क्स के लिए, और पार्ट बी में डिस्क्राइब प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स विद एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन हाउ डज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स वर्क्स। तो ये जो पार्ट ए है ये आपको एफएम में से, और पार्ट बी जो है वो आपको बीडीए में से देखने को मिल रहा है। इसका आंसर जो है थियोरिटिकली मैंने दे दिया है, आप एक बार इसको रीड जरूर करके देख सकते हो। अगर आपका थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मन है तो आप जरूर इसका थ्योरी आंसर को पढ़ के देख सकते हो। आंसर मैंने दे दिया है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सर क्वेश्चन नंबर 3 में दो पार्ट कर दिए। पार्ट ए जो है दैट इज गिवन फ्रॉम रेशियो एनालिसिस 7 मार्क्स के लिए, और पार्ट बी जो है दैट इज फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट अगेन फॉर 7 मार्क्स के लिए। पहले बात कर लेते हैं रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3A, फॉलोइंग आर द रेशियोज टू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ नेशनल ट्रेडर्स लिमिटेड। आपके पास डेटर्स वेलोसिटी गिवन है 3 मंथ्स। सर डेटर्स वेलोसिटी इज नथिंग, डेटर कलेक्शन पीरियड होता है, फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर्स अपॉन में क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि क्वेश्चन चल रहा है मंथ्स में। स्टॉक वेलोसिटी 8 मंथ, अगेन स्टॉक वेलोसिटी इज नथिंग, होल्डिंग पीरियड जो होता है स्टॉक होल्डिंग पीरियड उसको स्टॉक वेलोसिटी बोला जाता है। फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक अपॉन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि क्वेश्चन मंथ्स में चल रहा है। क्रेटर्स वेलोसिटी, सर क्रेटर्स वेलोसिटी इज नथिंग, जो आपका क्रेटर्स का पेमेंट पीरियड होता है उसी को क्रेटर्स वेलोसिटी यहां पे बोला जाता है। सिंपल फॉर्मूला होता है एवरेज क्रेटर्स डिवाइड बाय क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 12। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला तो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100 होता ही है। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 4 लाख। तो अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी हो, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट भी हो, इजीली आप यहां से सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर इज रुपीज 10,000 अबव द ओपनिंग स्टॉक। जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा उससे क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपए ज्यादा होगा। बिल्स रिसीवेबल भी गिवन है, तो आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स में ध्यान रखना है कि बिल्स रिसीवेबल लेने हैं डेटर्स के टाइम पे और बिल्स पेबल लेने हैं आपको क्रेडिटर्स के टाइम पे। क्वेश्चन की डिमांड है आपको सबसे पहले सेल्स कैलकुलेट करके देनी है। तो सर सेल्स तो आप इजीली कैलकुलेट कर ही लोगे, क्योंकि आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट भी है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी गिवन है। तो सेल्स आपकी इजीली कैलकुलेट होकर आ गई 16 लाख रुपए की। 4 लाख डिवाइड बाय 25% किया, ये 16 लाख रुपए आपकी सेल्स आ गई। इसके बाद जो सेकंड डिमांड है क्वेश्चन में, सेकंड डिमांड है क्वेश्चन में आपकी डेटर्स की। तो डेटर्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी डेटर्स वेलोसिटी की। डेटर्स वेलोसिटी अपने पास गिवन है 3, डेटर्स वेलोसिटी अपने पास गिवन है 3। तो डेटर्स वेलोसिटी अगर 3 है तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से डेटर्स का कलेक्शन पीरियड 3 मंथ्स है। डेटर्स वेलोसिटी मतलब डेटर्स कलेक्शन पीरियड, और अगर डेटर का कलेक्शन पीरियड 3 मंथ्स है तो डेटर्स का टर्नओवर रेशियो कितना हो गया सर 4 12 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 आ जाएगा। अज्यूमिंग ऑल सेल्स टू बी क्रेडिट सेल्स, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कैश और क्रेडिट, तो हम सारा का सारा क्रेडिट सेल्स अज्यूम करते हैं। और डेटर्स टर्नओवर रेशियो बीइंग कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ईयर एंड फिगर, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यूज कर लिया क्रेडिट सेल्स अपॉन में डेटर्स प्लस बीआर, क्योंकि क्वेश्चन में बीआर भी गिवन है। क्लोजिंग डेटर्स प्लस बीआर इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन में डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल्स था 16 लाख डिवाइड बाई डेटर टर्नओवर रेशियो किया, तो इन दोनों का टोटल पता चला आपको 4 लाख है। लेकिन इसके अंदर बीआर तो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कितना 25,000 रुपए, तो इसका मतलब डेटर्स जो बचेगा वो बचेगा 3,75,000 रुपए। सेम क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हो, सेम क्वेश्चन विदाउट फिगर चेंज आप अपनी क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो जिन्होंने अपने यहाँ पे रेशियो एनालिसिस पढ़ा हुआ है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो सर क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी स्टॉक वेलोसिटी की, स्टॉक वेलोसिटी की, स्टॉक वेलोसिटी की। तो सर स्टॉक वेलोसिटी 8 महीने, तो इसका मतलब टर्नओवर रेशियो कितना हो गया 1.5 12 डिवाइड बाई 8। स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है सेल्स माइनस जीपी। आपके पास सेल्स भी है 16 लाख रुपए की, आपके पास जीपी भी है 4 लाख का, तो 12 लाख रुपए आपका सीओजीएस आ गया। तो यहां से एवरेज स्टॉक आपने कैलकुलेट कर लिया, एवरेज स्टॉक आ गया 8 लाख का। एवरेज स्टॉक होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन ने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से 10,000 रुपए ज्यादा होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इसका मतलब 10,000 है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 10,000 रुपए ज्यादा है। तो क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2 दैट इज एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू 8 लाख
तो क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 8 लाख इंटू 2, 16 लाख रुपए हो गया। तो यहां पे आप अगर कैलकुलेशन करते हो तो आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया 795, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपका 8,05,000 रुपए, 8,05,000 रुपए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 10,000 रुपए ज्यादा आपको कंसिडर करना है। और फाइनली जो चौथी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में वो है आपकी क्रेडिटर्स कैलकुलेट करने हैं। और अगर आपको क्रेडिटर्स कैलकुलेट करने हैं तो इसके लिए आपको क्रेडिटर्स वेलोसिटी की हेल्प ले लेनी है जो कि 2 मंथ्स है। क्रेडिटर्स वेलोसिटी 2 मंथ्स होने का मतलब क्रेडिटर्स का टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स आ जाएगा। क्रेडिटर्स वेलोसिटी 2 मंथ्स होने का मतलब क्रेडिटर्स का टर्नओवर रेशियो जो है वो 6 टाइम आ जाएगा। और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज अपॉन में क्रेडिटर्स प्लस बीपी, क्योंकि क्वेश्चन में बीपी भी गिवन है। तो इसको सॉल्व किया, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो रखा 6, क्रेडिट परचेजेस की अगर मैं बात करूं तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था इसी को क्रेडिट परचेजेस आप अज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे 12 लाख रुपए डिवाइडेड बाई क्रेडिटर्स प्लस बीपी आपके पास 10,000 गिवन था। बीपी आपके पास यहाँ पे 10,000 गिवन था। बीपी आपके पास यहाँ पे 10,000 गिवन था। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर लेना कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी अपने पास थे तो हम परचेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परचेजेस नीचे कैलकुलेट करी हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख था, ओपनिंग आपने 795 निकाला, क्लोजिंग 8,05,000 निकाला, तो परचेज 12,10 है। तो ये 12 लाख जो लिखा हुआ है 12 लाख नहीं 12,10,000 रुपए होगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आपके क्रेडिटर्स मिल जाएंगे 191,667। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 12 लाख नहीं 12,10,000 रुपए, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है, तो इजीली हम यहां से परचेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नहीं कैलकुलेट कर पाते तो उस सिचुएशन में आप सीओजीएस इज इक्वल टू परचेज कंसिडर ले सकते हो, जो कि यहां पे तो जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3A जो है वो आप यहां पे 7 मार्क्स के लिए सॉल्व करके दे सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3B आपको गिवन है कैश फ्लो स्टेटमेंट में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3B फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज ऑन 31st March 2023 एंड 24 आर गिवन बिलो। अपने पास 2 सालों की बैलेंस शीट गिवन है 23 और 24 की। अगर बैलेंस शीट का एसेट साइड देखें तो फिक्स्ड एसेट लेस डेप्रिसिएशन करके नेट एसेट आ गई। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, फिक्स्ड एसेट अगर हम देखते हैं तो कॉस्ट आपकी बड़ी है, मतलब कहीं ना कहीं परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट होगा। डेप्रिसिएशन कितना बड़ा है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट आपके कम हुए हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। डेटर्स की बात करें तो 12 लाख से 14,000 इंक्रीज इन डेटर्स है। स्टॉक की बात करें तो इंक्रीज इन स्टॉक है। कैश आपका डिक्रीज हो गया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आपने राइट ऑफ किए हैं 48,000 के। शेयर कैपिटल आपने इश्यू करी है। कैपिटल रिजर्व आपका क्रिएट हुआ है, इसका मतलब आपने हो सकता है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कोई एसेट सेल करी है जिसका जो प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए। जनरल रिजर्व से आपको प्रॉफिट पता लग सकता है, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी गिवन है, यहां से भी आपको प्रॉफिट पता लगेगा, तो यहां से ट्रांसफर टू रिजर्व पता लग जाएगा। डिवेंचर्स गिवन है कम हो गए, इसका मतलब रिडम्पशन वगैरह किया होगा आपने। क्रेडिटर्स आपके बढ़ गए, बिल्स पेबल आपके बढ़ गए। डिविडेंड जो है प्रपोज्ड गिवन है, देखते हैं क्या ट्रीटमेंट है आगे जाके। प्रोविजन फॉर टैक्स और अनपेड डिविडेंड पहले तो नहीं था बट अभी 19,200 रुपए का अनपेड डिविडेंड देखने को मिल रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बात करें तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2024 द कंपनी सोल्ड ए मशीन फॉर ₹1,20,000। 1,20,000 रुपए की कोई मशीन बेची है, सेल ऑफ मशीन आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कॉस्ट थी मशीन की 2,40,000, लेकिन डेप्रिसिएशन आप प्रोवाइड कर चुके थे 84,000 का। अगर 2,40,000 की कॉस्ट की मशीन थी, 84,000 का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर चुके थे, तो 1,56,000 WDV बचा था। एक 20 में बेचा तो 36,000 का आपको लॉस हुआ इस मशीन को बेचकर। प्रोवाइडेड 4,20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आपने लगाया फिक्स्ड एसेट पे, एड बैक हो जाएगा, नॉन कैश एक्सपेंस है। सम सोल्ड इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो यहां से आपको पता लग गया कि सर इन्वेस्टमेंट 480 के थे, 480 के थे, 384 बच गए, तो 96,000 के इन्वेस्टमेंट आपने बेचे, 96,000 की कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट बेचे, उसका प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में गया तो 48,000 का प्रॉफिट है, तो आपने ये इन्वेस्टमेंट बेचे हैं 1,44,000 में। रिडीम कर दिया आपने 30% ऑफ डिबेंचर 105 पे, 30% डिबेंचर आपने रिडीम कर दिया तो 9,60,000 रुपए था, तो इसका 30% 2,88,000 का रिडम्पशन किया तो 672 बच गया, ठीक है। और 105 रुपए पे किया है तो 5 रुपए प्रीमियम पे किए। डिसाइड टू राइट ऑफ फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग ₹60,000 on which depreciation amounting to 48,000 has been provided।
60,000 रुपए की कॉस्ट की मशीनरी जो है, फिक्स्ड एसेट जो है, वो आपने राइट ऑफ कर दी है, जिसपे 48,000 रुपए का तो डेप्रिसिएशन नहीं लगा चुके थे, मतलब 12,000 ही WDV उसकी चल रही थी। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के देना है एज पर इंड एएस 7। इंड एएस 7 कह दो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कह दो, अकॉर्डिंगली हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के देना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके सामने है। 3 एक्टिविटीज में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट चलता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हो कि आपका प्रॉफिट 3,60,000 शो कर रहा है, जो पहले 288 था, तो 72,000 का प्रॉफिट यहां पे आ रहा है। लेकिन साथ में एक रिजर्व में भी आपने ट्रांसफर किया अमाउंट, कितना? रिजर्व आपका 960 हो गया था 816 से, तो ट्रांसफर टू रिजर्व किया है 144 का, 144 का। इसके बाद ये एड बैक कर लो। इसके बाद क्वेश्चन ने डेप्रिसिएशन के लिए तो आपको बोला ही था कि हमने डेप्रिसिएशन लगाया है कितना, 4,20,000 का, नॉन कैश एक्सपेंस होने की वजह से वो भी आप एड बैक कर लो। इसके अलावा टैक्स को लेकर नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये 4,08,000 रुपए का जो प्रोविजन आपने बनाया है टैक्स का इस साल, वो एड बैक कर लो। और जो पिछले साल का टैक्स होगा दैट इज 4,32,000 रुपए, वो टैक्स पेड शो कर देंगे लास्ट में जाकर। 4,32,000 रुपए का जो है वो टैक्स हम पेड कर देंगे लास्ट में जाकर, यहां पे टैक्स पेड शो कर देंगे लास्ट में। इसके अलावा मशीन पे लॉस मैंने आपको कैलकुलेट करवाया ही है, मशीन पे लॉस मैंने आपको कैलकुलेट करवाया ही है कि सर 2,40,000 रुपए की एक मशीन थी जिसपे 84,000 का डेप्रिसिएशन आप लगा चुके थे, तो 156 की बुक वैल्यू बची थी जिसको आपने 1,20,000 में बेचना पड़ा, तो 36,000 का तो एक लॉस आपको ये देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपने जो डिबेंचर रिडीम किए थे 105 पे रिडीम किए हैं, 105 पे रिडीम किए हैं, 9,60,000 माइनस 672, सर 2,88,000 था, 2,88,000 था। 5 रुपए प्रीमियम पे करने मतलब डिवाइड बाई 100 इंटू 5 करोगे तो 14,400 रुपए का इस पे प्रीमियम जाएगा, 14,400 का इस पे प्रीमियम जाएगा। डिविडेंड को लेकर अगर मैं बात करूं तो प्रपोज डिविडेंड जो है वो 1,72,800 का प्रपोज डिविडेंड आप एड बैक कर लोगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ जो आपने किया है 48,000 का, वो आप यहां पे एड बैक कर लोगे। क्वेश्चन ने बोला था कि एक फिक्स्ड एसेट थी 60,000 रुपए की कॉस्ट की, जिसपे 48,000 का तो आप डेप्रिसिएशन लगा चुके थे, तो बुक वैल्यू 12,000 बची थी, और वो जो 12,000 की बुक वैल्यू बची थी उसको आपने कर दिया राइट ऑफ। एक तरीके से डेप्रिसिएशन लाइक ही हो गया, एड बैक कर लोगे। और इसके अलावा एक आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होता, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी आप यहाँ पे एड बैक कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी आप यहाँ पे एड बैक कर लीजिए, एड बैक कर लीजिए। 6,72,000 रुपए का 9%, 60,480 रुपए। तो इसके अंदर ये सारे आइटम आप ऐड कर लोगे तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपको यहां पे पता चल जाएगा। इसके बाद आप वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपका क्रेडिटर्स में इंक्रीज हुआ है 40,000 रुपए का, क्रेडिटर्स में इंक्रीज हुआ है 40,000 रुपए का, और बिल्स पेबल जो है वो आपका इंक्रीज हुआ है यहाँ पे 8,000 रुपए का, 8,000 रुपए का। ये तो एड बैक हो जाएंगे 48,000, ये तो ऐड हो जाएंगे। और जो भी आपकी करंट एसेट इंक्रीज डिक्रीज हुई है वो भी देख लो। करंट एसेट्स में आपका 2 लाख रुपए का डेटर्स इंक्रीज हुआ है, माइनस हो जाएगा। स्टॉक आपका 44,000 जो है वो माइनस हो जाएगा, 2,44,000 ये माइनस हो जाएगा। नेट फिगर ये करके आ रहा है 196, तो ये कैश बिफोर टैक्स आ गया, तो टैक्स पेड कर दिया 432, तो दैट विल बी योर कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसी तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर मैं बात करूं तो आपको परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के लिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस देखो जरा चेक करो, फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस था 2736, क्लोजिंग था 3168। इसमें क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है पॉइंट नंबर 1 में कि 1,20,000 रुपए की हमने सेल करी है, 1,20,000 की हमने सेल करी है, एक 56 की थी तो 36,000 रुपए का उस पर लॉस हो गया था। और एज पर क्वेश्चन आपने ड्यूरिंग द पीरियड 4,20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया है, 12,000 रुपए की एसेट आपने राइट ऑफ करी है, तो बैलेंसिंग फिगर 10,20,000 रुपए की आपने एसेट खरीदी है, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट आ जाएगा 10,20,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो मैंने आपको कैलकुलेट करवाई थी
कि इन्वेस्टमेंट जो है 4,80,000 के थे, अभी 384 के हैं, तो 96,000 कॉस्ट का आपने सेल किया है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि प्रॉफिट हुआ था वो कैपिटल रिजर्व में डाल दिया था 48,000, तो प्लस 48,000 करोगे तो 1,44,000 रुपए में आपने इन्वेस्टमेंट अपने बेचे। फिक्स्ड एसेट तो 1,20 की बेची थी, वो लेनी है, तो 7,56,000 रुपए आपका कैश आउटफ्लो आया है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके अलावा जब आप बैलेंस शीट चेक करते हो तो बैलेंस शीट में आप साफ साफ देख पा रहे हो आपने इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू किया है, पहले 14,40 था, अभी 19,20 है, तो आपने इश्यू किया इक्विटी शेयर कैपिटल 4,80,000 का, 4,80,000 का। डिबेंचर रिडम्पशन तो हम बात कर ही रहे हैं कि सर आपने डिबेंचर रिडीम किए हैं। डिबेंचर रिडम्पशन की बात करें तो 960 के डिबेंचर थे, 672 के रह गए, तो 2,88,000 तो इसकी फेस वैल्यू थी, लेकिन आपने इसको इश्यू किया था वो रिडम्पशन किया था प्रीमियम पे, और प्रीमियम की वैल्यू हमने निकाली थी 14,400 रुपए, 14,400, तो आपने पे किए 3,02,400 रुपए। इसके अलावा डिविडेंड की अगर बात करें तो डिविडेंड लास्ट ईयर का 144 था, लेकिन अनपेड डिविडेंड दिख रहा है 19,200 का, तो अगर 144 में से 19,200 अनपेड है तो आपने पेड किया 1,24,800 रुपए का डिविडेंड। और डिबेंचर का इंटरेस्ट जो है वो यहां से जो आपने एड बैक किया था वहां पे जाके माइनस कर दो 60,480 रुपए, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस ये थोड़ा सा चीजें ऊपर नीचे हो गई है, एक बार ये कैश आउट, अच्छा ये फिगर्स यहाँ पे नहीं लिखी हुई, मैं करेक्ट कर देता हूँ, इसका टोटल जो है वो यहाँ पे मेंशन है नहीं, एक बार कर देता हूँ मैं। 4,80,000 पॉजिटिव फिगर थी, -3,02,400, -124,800, -60,480, तो ये फिगर जो है ये आ रही है 7,680। कैश आउटफ्लो फ्रॉम ये यहां पे आएगा 7,680, ऐड कर लो A प्लस B प्लस C, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो था तीनों का एडिशन देख लो। कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 759,680, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 756 माइनस में, और कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी माइनस में 7,680, तो तीनों का अगर प्लस माइनस करें तो ये आ जाता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक बार चेक कर लेता हूं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 759,680 माइनस का है 7,56,000 और माइनस का ही है 7,680, ये आ गया माइनस का 4,000। ये नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है 4,000, ये वाली फिगर। देन इसमें आप ऐड कर लो ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश की अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग में 4,000 रुपए का कैश था, तो ये फिगर है ये वाली, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर जो बचेगा वो बचेगा आपका नील। It is presumed that the 30% डिवेंचर have been redeemed at the beginning of the year। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, इसी वजह से हमने जो इंटरेस्ट लिया है, इंटरेस्ट जो हमने लिया है वो लिया है केवल और केवल जो फिगर बची हुई थी रिडम्पशन के बाद उस पे हमने इंटरेस्ट कंसीडर किया है, तभी हमने जो इंटरेस्ट लगाया वो 6,72,000 के अमाउंट पे 9% का इंटरेस्ट वहां पे शो किया था। बिल्कुल, तो इस तरीके से आप ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है 7 मार्क्स का वो यहां पे आप सॉल्व कर सकते थे। मॉडल क्वेश्चन पेपर का ये सॉल्यूशन और आपके स्टडी मटेरियल का ही ये क्वेश्चन था। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 4 के भी दो पार्ट है। पार्ट ए में आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट देखने को मिल रहा है, और पार्ट बी जो है वो आपको देखने को मिल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक में से। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4A, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4A, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ महाराज लिमिटेड एज ऑन 31st March 2023 एंड 31st March 2024। 2 सालों की बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास। फिर से करंट एसेट्स कैश एंड बैंक बैलेंस सर काफी कम हो गया, डेटर्स जो है ये भी कम हो गए, इन्वेंट्री भी कम हुई है आपकी, अदर करंट एसेट्स भी आपकी कम हुई है, तो टोटल करंट एसेट्स काफी कम हो गई आपकी। फिक्स्ड एसेट्स की अगर बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका कम हो गया, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गया, फर्नीचर भी आपका बढ़ गया, तो टोटल फिक्स्ड एसेट आपकी बढ़ गई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके बढ़े हैं, टोटल एसेट्स भी आपका इंक्रीज हुआ है। करंट लाइबिलिटी में अगर मैं बात करूं तो करंट लाइबिलिटी आपकी कम हुई है। लॉन्ग टर्म डेट आपका बढ़ा है। ऑनर्स इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस भी इंक्रीज हो गया, टोटल ऑनर्स इक्विटी भी इंक्रीज हुई है, और टोटल लाइबिलिटी जो है वो भी आपका इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है।
सर बस ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन की डिमांड है कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना के दो और स्टडी इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब इंटरप्रिटेशन भी आपको देनी है। तो आपको यहाँ पे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में केवल और केवल कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना के देनी है। ये है कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपके सामने, ये है कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपके सामने। थोड़ा सा ईयर वगैरह आप देख लो, चेंज कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में 23 24 है और मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसमें 21 22 है। तो सिंपल सी मैं बात करूं तो 21 22 को हम 23 और 24 यहां पे कर सकते हैं। ये 21 जो है वो 23 हो जाएगा और 22 जो है वो 24 हो जाएगा। 21 जो है 23 हो जाएगा, 23 जो है वो 24 हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं है। सिंपल सी बात है। स्टार्टिंग से अगर हम क्वेश्चन पिक करें तो सबसे पहले करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में सबसे पहले कैश एंड बैंक बैलेंस, जो कि आप देख सकते हो 23 में 23 और 24, 23 और 24, 23 में जो फिगर 23,600 थी वो 24 में 2,000 रुपए रह गई। तो हम देख सकते हैं कि डिक्रीज हुआ है कैश में, डिक्रीज हुआ है कैश में कितना, 21,600 रुपए का। और ये डिक्रीज कितना परसेंट है, तो 21,600 का डिक्रीज हो गया 23,600 की अमाउंट पे, तो ये 91.5% को इंडिकेट करता है। डिक्रीज हुआ इस वजह से माइनस लिख दिया। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स आपके 41,800 से 38,000 हो गए, 41,800 से 38,000 हो गए, 3800 का डिक्रीज है। अगर 3800 का डिक्रीज है 41,800 पे, तो परसेंटेज टर्म में ये 9.09% है, जिसको आप 9.1% राउंड ऑफ में लिख सकते हो। बस इसी तरीके से चलना है। इन्वेंट्री आपकी 32,000 से 26,000 हो गई, इन्वेंट्री आपकी 32,000 से 26,000 हो गई, 6,000 रुपए का डिक्रीज है, 6,000 का डिक्रीज है 32,000 पे, तो दैट विल इंडिकेट 18.8% डिक्रीज, 18.8% डिक्रीज। इसके बाद अदर करंट एसेट आपका 6400 से 2600 हो गया, तो 6400 से 2600 होने का मतलब 3800 का डिक्रीज। अगर 3800 का डिक्रीज है 6400 की फिगर पे, तो इट विल बी 59.4%, 59.4%। सिंपल करना ही क्या है, क्वेश्चन को कॉपी करना है एक तरीके से। टोटल करंट एसेट 1,03,800 से 68,600 होगी, तो डिक्रीज है 35,200, तो 35,200 1,03,800 का कितना परसेंट है, 33.9%, 33.9%। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 54,000 से 34,000, 20,000 रुपए का डिक्रीज है, 20,000 रुपए का डिक्रीज है, और 20,000 54,000 का कितना परसेंट होता है, 37%। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 62,000 से 157,200 हो गई, काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, 95,200, 95,200 62,000 का कितना परसेंट होता है, तो इट इज 153.5%। नेक्स्ट, फर्नीचर आपका 5800 से 9600 रुपए हो गया, 5800 से 9600 होने का मतलब 3800 का इंक्रीज है, तो 3800 5800 का 65.5% है। तो टोटल फिक्स्ड एसेट 121,800 से 2,08,000 हो गई, तो नेट इंक्रीज है 79,000 का 121,800 पे, तो दैट इज 64.9% इंक्रीज है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 9200 से 11,800 हो गए, 2600 रुपए का इंक्रीज है 9200 पे, 2600 9200 का कितना परसेंट है, 28.3%। टोटल एसेट 234,800 से 281,200 हो गई, तो इंक्रीज हुआ है 46,400 234,800 पे, तो इट इज 19.8% इंक्रीज है। इसके बाद करंट लाइबिलिटी 52,400 से 25,400 हो गई, कम हो गई, 27,000 का डिक्रीज है, 27,000 52,400 का कितना परसेंट होता है, तो 51.5% होता है। इसके बाद लॉन्ग टर्म डेट आपका 40,000 से 65,000 हो गया, 25,000 रुपए का इंक्रीज है, तो 25,000 40,000 का कितना परसेंट है, 62.5%। इसके बाद ऑनर्स इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 से 120 हो गया, 50% का इंक्रीज है, 50% का इंक्रीज है। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस 62,400 से 70,800 हो गया, तो दैट इज 8,400 इंक्रीज, तो 8,400 62,400 का 13.5% होता है। टोटल की बात करें तो 1,42,400 से 1,90,800 हो गया, 48,400 का इंक्रीज है, जो कि 142,400 का 34% है। और फाइनली टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल वही 234,800 से 281,200 होने का मतलब है 46,400 का इंक्रीज, जो कि 19.8% का इंक्रीज है।
और इंटरप्रिटेशन जो है वो आप एक बार रीड करके देख लेना। इंटरप्रिटेशन करंट एसेट से रिलेटेड है, करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड है, कैश और बैंक से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म डेट से रिलेटेड, ये सारा का सारा फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। सिंपल आपको इंटरप्रिटेशन में यही बताना है मोटे मोटे आइटम कि सर फिक्स्ड एसेट कितना बढ़ गया, करंट एसेट्स कितना बढ़ गया, मतलब इंडिविजुअल आइटम ना बताकर सीधा सीधा आप मोटा मोटी करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इनसे रिलेटेड जो है वो एक कमेंट लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो करंट एसेट ऑफ महाराज लिमिटेड हैव डिक्रीज बाय 35,200 2023-24, ठीक है। whereas current liability decrease by 27,000, अकॉर्डिंगली करंट रेशियो जो है उसमें क्या इंपैक्ट आएगा। तो ये सारा इंटरप्रिटेशन वगैरह आपको यहाँ पे लिखना होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट में, क्योंकि कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने में तो कुछ है ही नहीं, जस्ट आपको उसको इंटरप्रेट करके इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दे देनी है। मोटा मोटी करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, कैश के लिए लिख सकते हो, लॉन्ग टर्म डेट, फिक्स्ड एसेट्स, मेनली इन पे आपको पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं, क्या इंक्रीज और क्या डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है वहां पे। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 4B की तरफ बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 4B जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक में से आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4B, एशियन ऑयल लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर रुपीज इन लैक्स, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख शेयर्स 100 लाख रुपए, 10 रुपए का एक शेयर हो गया। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स हैं 10 लाख रुपए के, तो 10 लाख का 12% 1,20,000 रुपए का आपका प्रेफरेंस डिविडेंड बनता है। और पर शेयर अगर बात करें तो 10 का 12% 1.2। रिटेन अर्निंग भी 120 लाख का, 14% डिवेंचर 70,000 डिवेंचर है 70 लाख रुपए के, तो वही आपका 70,100 रुपए का एक शेयर हो गया, तो 100 का 14% 14 रुपए पर डिवेंचर आपका इंटरेस्ट होगा। 14% टर्म लोन भी है 100 लाख का। मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर चल रहा है 25 रुपए, P0 पता चल गया। द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज ₹2, D1 पता लग गया। एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 8%, ग्रोथ रेट पता लग गया। द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल है, 7 ईयर्स इसकी लाइफ है, एट पार आप रिडीम करोगे, और अभी प्राइस चल रहा है 75 पर शेयर का। डिबेंचर भी रिडीमेबल है, 6 साल की लाइफ है, एट पार आप इसको रिडीम करोगे। एंड देयर करंट मार्केट कोटेशन डिबेंचर का चल रहा है 90 रुपए का। टैक्स का रेट अप्लाई करना है 60%। कैलकुलेट WACC अंडर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू मेथड। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर मैं अंडर बुक वैल्यू मेथड ही बात कर लें तो के का फॉर्मूला क्या होता है सर? के का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन में P0 प्लस में ग्रोथ रेट। क्वेश्चन में आपके पास D1 गिवन है 2 रुपए, मार्केट प्राइस गिवन है 25 रुपए, ग्रोथ रेट गिवन है आपके पास 8% का, ये आ जाएगा 16%। 16% आपका के आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला होता है प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस मार्केट प्राइस या नेट प्रोसीड अपॉन में नंबर ऑफ इयर्स होल डिवाइड बाई आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाई 2, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। डेटा की अगर मैं बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर जो है, प्रेफरेंस शेयर 10,000 शेयर्स है और 10 लाख रुपए के है, 100 रुपए का एक हो गया, 100 रुपए का एक हो गया, तो 100 का 12% 12 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड, 12 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडीम करोगे 100 रुपए में, मार्केट प्राइस चल रहा है 75 रुपए, 7 साल के बाद रिडीम करोगे, डिवाइड बाय 100 प्लस 75 डिवाइड बाय 2, 17.8%। सिमिलरली आप डिबेंचर के लिए कैलकुलेशन कर सकते हो, 100 रुपए का 14%, 14 रुपए का इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट 50% प्लस आरवी वही 100 रुपए रहेगा, माइनस 90 डिवाइडेड बाई 6 साल होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 90 डिवाइड बाई 2 करोगे, आपको आपका के डी पता लग जाएगा, दैट इज 8.25% आ जाएगा, 8.25% आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स इंटरेस्ट प्लस आरवी, लास्ट में यहाँ पे 1 माइनस टी का एप्लीकेशन किया है, अदरवाइज इसका दूसरा तरीका भी है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट भी करके आप जा सकते हो, प्लस आरवी माइनस नेट प्रोसीड अपॉन में लाइफ होल डिवाइड बाई आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2। दोनों ही तरीके हैं, इससे भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, माइनर से आंसर में वेरिएशन आएंगे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही वैलिड माने जाते हैं। तब 8% का रेट आ जाएगा, और जो लोन है उसमें सीधा सीधा 14% को आप नेट ऑफ टैक्स करोगे, 7% आपका कॉस्ट ऑफ टर्म लोन आ जाएगा। बस सर कॉस्ट आ गई, अब आप स्टेटमेंट बना लो। स्टेटमेंट अगर अंडर बुक वैल्यू बनाते हो तो क्वेश्चन से डेटा कॉपी कर लो। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 लाख, प्रेफरेंस शेयर 10 लाख, रिटेन अर्निंग 120, डिवेंचर 70 और टर्म लोन 100 का टोटल हो गया 400। कॉपी पेस्ट हो गया ये तो। वेट्स निकाल लो, 100 डिवाइड बाई 400
10 डिवाइड बाई 400, 120 डिवाइड बाई 400, 70 डिवाइड बाई 400 और 100 डिवाइड बाई 400। कॉस्ट इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने केई का रेट लिख दिया, प्रेफरेंस के सामने केपी, रिटेन अर्निंग इक्विटी का ही पार्ट होता है तो केई का ही रेट कॉपी पेस्ट हो जाएगा, डिबेंचर्स के सामने केडी, लोन के सामने भी केडी का रेट लिख दिया। मल्टीप्लाई करके वेट्स को स्पेसिफिक कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके एडिशन करोगे, आपको आपका डब्ल्यूएससीसी बुक वैल्यू के हिसाब से पता लग गया। यही अगर आपको मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली जाना है, तो सबसे पहले आपको मार्केट वैल्यूज पता होनी चाहिए। मार्केट वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो 100 लाख का था उसका मार्केट प्राइस अभी 25 रुपए चल रहा है। 10 लाख शेयर्स थे जिसकी 100 लाख वैल्यू थी, 10 रुपए था, 10 रुपए का शेयर 25 रुपए का हो गया तो 100 लाख की वैल्यू 250 लाख हो गई, 250 लाख की वैल्यू हो गई, 250 लाख की वैल्यू होगी, जिसको आप अगर इक्विटी और रिटेन में अलग अलग बांटना चाहते हो तो आप बुक वैल्यू के रेशियो में बांट सकते हो। 100 और 120 के प्रोपोर्शन में 5:6 के प्रोपोर्शन में बांट सकते हो। 5:6 के प्रोपोर्शन में अगर 250 लाख को बांटा जाए तो इक्विटी की वैल्यू आएगी 11363,637 और रिटेन अर्निंग की वैल्यू आएगी 136,363,633। नहीं भी बांटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का रेट क्या है, सेम है। स्टेटमेंट बनाओगे, इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू दिस वन, रिटेन अर्निंग की वैल्यू दिस वन। बाकी आप देख लो, जो प्रेफरेंस शेयर 10 लाख रुपए के थे, 100 रुपए की वैल्यू होने की वजह से जिसका मार्केट प्राइस 75 चल रहा है तो सर 7.5 लाख रुपए रह जाएंगे। डिबेंचर्स जिनकी वैल्यू 70 लाख रुपए चल रही थी 100 रुपए के हिसाब से, तो 90 के हिसाब से 63 लाख रह जाएगा। टर्म लोन में कोई फर्क आएगा नहीं, तो जो 100 लाख रुपए की वैल्यू थी वो 100 लाख रुपए ही रह जाएगी। अकॉर्डिंगली टोटल मार्केट वैल्यू आ गई 420,50,000। डिवाइड कर लो इंडिविजुअल अमाउंट को टोटल से डिवाइड करोगे, आपको आपके वेट्स पता लग जाएंगे। कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, इक्विटी के सामने केई का रेट, प्रेफरेंस के सामने केपी का रेट, रिटेन के सामने अगेन केई का रेट, डिबेंचर के सामने केडी डिबेंचर का रेट, लोन के सामने लोन का रेट। जब वेट प्रोपोर्शन को स्पेसिफिक कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके सम टोटल करोगे, आपको आपका डब्ल्यूएससीसी एज पर मार्केट वैल्यू पता लग जाएगा। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में सर फर्क ही क्या होता है, केवल और केवल इतना ही मेनली फर्क होता है कि बुक वैल्यू के केस में यहाँ पे बुक वैल्यू लिखी जाती है और मार्केट वैल्यू के केस में मार्केट वैल्यू। और इक्विटी और रिटेन को इन्होंने अलग अलग किया है, जरूरत नहीं है, रिटेन को आप हटा दो, पूरा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में 250 लाख भी लिखोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। ये आंसर केवल और केवल तभी वेरी करता है जब आपका के ई और के आर का रेट अलग अलग हो, और के ई और के आर का रेट केवल और केवल तब भी अलग अलग होता है जब क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स रेट या फिर ब्रोकरेज के रेट गिवन होते हैं, अदरवाइज वो अलग अलग देखने को नहीं मिलते। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4B, जो एक इजी पार्ट था 7 मार्क्स की वेटेज में। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, और ये दोनों ही पार्ट जो हैं दैट इज टोटली डेडिकेटेड टू कैपिटल बजटिंग चैप्टर, क्योंकि कैपिटल बजटिंग की वेटेज हमारे एग्जाम में 14 मार्क्स की रहती है, जिसमें 7 मार्क्स के आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5A, a firm proposes to market a cheaper variety of its existing brand to be sold for ₹20 per unit. सेलिंग प्राइस बता दिए 20 रुपए पर यूनिट का रहेगा। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट लाइफ बीइंग 5 years, लाइफ रहेगी 5 साल की। द सेल्स वॉल्यूम फॉर द 5 years हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी 30,000 यूनिट्स फॉर द फर्स्ट ईयर, 40,000 यूनिट्स फॉर ईच ऑफ द नेक्स्ट 2 years एंड 20,000 यूनिट्स फॉर ईच ऑफ द लास्ट 2 years। तो पहले साल में 30,000 यूनिट्स, फिर अगले 2 साल 40,000 यूनिट्स, और लास्ट 2 सालों में 20,000 यूनिट हम सेल करेंगे। ये 5 साल का डेटा है। द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए पर यूनिट रहेगी। प्रोडक्शन ऑफ द चीपेस्ट ब्रांड विल एंटेल एन इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹4,50,000 इन परचेजिंग एंड इंस्टॉलिंग ए न्यू प्लांट विद एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 year, जिसकी स्क्रैप वैल्यू 5 साल के बाद आपको 50,000 रुपए मिल जानी है। ठीक है सर, 4.5 लाख रुपए का इनिशियल आउटफ्लो करना पड़ेगा और स्क्रैप वैल्यू साल्वेज वैल्यू लास्ट में 50,000 रुपए मिल जानी है। द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹2 lakh per annum इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस विल बी नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग द चीपर ब्रांड। कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख रुपए की रहने वाली है हर साल,
Introduction of this cheaper variety is also likely to have an adverse impact on the demand of the existing dearer brand, resulting is loss of contribution भी होगा आपको 20,000 रुपए पर एनम का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट 10%, मार्जिनल टैक्स का रेट 40%। यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट प्रपोजल एंड गिव योर रीजन रिकमेंडेशन एज टू इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, और आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है 10% पे, 5 साल के इंडिविजुअल आपके पास फैक्टर गिवन है, तो ऑफकोर्स हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। एनपीवी पॉजिटिव आया एक्सेप्टेंस, नेगेटिव आया रिजेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन आपके सामने तैयार है। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, सीबीडीटी। ईयर लिख लिए 1 2 3 4 5। क्वेश्चन से नंबर ऑफ यूनिट्स कॉपी कर लिए एज पर क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकंड और थर्ड में 40,000 और फोर्थ और फिफ्थ ईयर में 20,000 यूनिट्स हम सेल करने वाले हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना रहने वाला है, तो सर सेलिंग प्राइस रहने वाला है हमारा 20 रुपए पर यूनिट का, तो 20 रुपए पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी सेल वैल्यू आ गई। सेल में से आप माइनस करते हो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो है क्वेश्चन में गिवन है 10 रुपए पर यूनिट, तो सेल का आधा हो जाएगा एक तरीके से, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन भी माइनस करते हो, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 2 लाख पर एनम इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन था, लेकिन डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं तो आपका 4.5 लाख रुपए का इनिशियल आउटफ्लो था, 50,000 रुपए की स्क्रैप वैल्यू मिल जानी, तो 4.5 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई 5, 80,000 का तो इसमें डेप्रिसिएशन है, तो 1,20,000 फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स पता लग जाएगा। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो अपने को कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स पता लग जाएगा। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन यहां पे दिखा दी है और फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी दिखा दी है। इसके बाद अगर आप कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जाते हो तो भाई सीबीडीटी आपने कैरी फॉरवर्ड करना है, जो पीछे आपने कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कैलकुलेट किया उसी को आगे ले लो, उसमें से माइनस कर दो हर साल का डेप्रिसिएशन, तो आप पहुंच गए अपने अर्निंग बिफोर टैक्स पे, जिसको आप टैक्सेबल प्रॉफिट भी बोल सकते हो। सीबीडीटी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो हम टैक्सेबल प्रॉफिट दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स पे पहुंच गए। इस पे आप अप्लाई कर दो टैक्स का रेट एज पर क्वेश्चन। टैक्स का जो रेट रहने वाला है वो रहने वाला है 40% का, तो टैक्सेबल प्रॉफिट का 40% ये आप यहाँ पे टैक्स माइनस कर दो। जब टैक्स माइनस करोगे तो ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एक्सक्लूडिंग लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन आ रहा है। टैक्सेबल प्रॉफिट जो है 1 लाख रुपए था, इसमें से 40,000 रुपए जो है वो आपको टैक्स माइनस करना है, 60,000 रुपए आएगा, फिर आपने डेप्रिसिएशन इसमें ऐड बैक करना है प्लस 80,000। तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो ये जो कैलकुलेशन है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एक्सक्लूडिंग लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये क्या है सर, ये है टैक्सेबल प्रॉफिट माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। इसमें से लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है वो माइनस कर देंगे, जो कि एज पर क्वेश्चन 20,000 पर एनम रहने वाला है, तो अकॉर्डिंगली आप पहुंच जाओगे अपने कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पे। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पे कैश फ्लो फिफ्थ ईयर इंक्लूड्स 50,000 स्क्रैप वैल्यू। हमने कैश फ्लो जो कैलकुलेट किया है फिफ्थ ईयर का, उसके अंदर टर्मिनल वैल्यू 50,000 रुपए जो स्क्रैप वैल्यू था वो भी डाल दिया है, तभी आप देखोगे टैक्सेबल प्रॉफिट नील था, ये नील था, 80,000 आया, 80,000 क्या है, ये डेप्रिसिएशन है 80,000 रुपए का, 80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है, ठीक है, 80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है, जिसमें से 20,000 माइनस किया लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन तो 60,000 बचा, उस 60,000 में जो टर्मिनल वैल्यू थी 50,000 रुपए वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 1,10,000 रुपए आपका बन गया। तो दीज आर द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, जिसकी हेल्प से हम एनपीवी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ईयर 1 2 3 4 5 कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पीछे से कॉपी कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है वो क्वेश्चन से कॉपी कर लो, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.620 मल्टीप्लाई करके समअप किया तो ये आ गया 5,02,230 रुपए, जिसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप 4.5 लाख रुपए जो कॉस्ट थी वो माइनस करोगे तो आप पहुंच जाओगे अपने एनपीवी 52,230 रुपए पे। एनपीवी पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स हमें इस प्रपोजल में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रेजेंटेशन आपकी हल्की फुल्की अलग रह सकती है इससे, बट आंसर शुड बी सेम। और बिल्कुल इसी तरीके का एक क्वेश्चन और कैपिटल बस्टिंग में से क्वेश्चन नंबर 5B जो है वो आपको यहां पे प्रोवाइड करवाया गया है। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5B, मॉडर्न एंटरप्राइज लिमिटेड is considering the purchase of a new computer system for its research and development division, जिसकी कॉस्ट होगी 35 लाख रुपए। सबसे पहले आपको इनिशियल आउटफ्लो पता चल गया 35 लाख। द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन आर एक्सपेक्टेड टू बी ₹7 लाख पर एनम। आपकी जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो 7 लाख रुपए पर एनम होगी, एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द यूजफुल लाइफ ऑफ द सिस्टम वुड बी 6 ईयर, 6 साल की लाइफ होगी, एट द एंड ऑफ विच द डिस्पोजल वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी 1 लाख। 1 लाख रुपए लास्ट में स्क्रैप वैल्यू मिल जाना है, ठीक है। द टेंजिबल बेनिफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम in the form of reduction in design and draftsmanship cost would be 12 लाख पर एनम। बेनिफिट गिवन है अपने पास, सेविंग गिवन है 12 लाख रुपए पर एनम की, जो एनुअल कॉस्ट सेविंग आ जाएगी। द डिस्पोजल ऑफ यूज्ड ड्राइंग ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर इनिशियली इज एंटिसिपेटेड टू नेट 9 लाख रुपीज। 9 लाख रुपए जो है वो ड्राइंग ऑफिस इक्विपमेंट फर्नीचर वगैरह इसका इनिशियली जो है वो आपको वैल्यू रिसीव हो जानी है। एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट the proposal would attract a 100% write off for tax purpose। आपको टैक्स बेनिफिट जो है वो 100% फिगर पे मिल जाना है स्टार्टिंग में। द गेन्स अराइजिंग फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ यूज्ड एसेट मे बी कंसीडर्ड टैक्स फ्री। इस पे किसी तरीके का आपको कोई टैक्स पे करना नहीं है। टैक्स का रेट जो है वो 35% रहेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% का लेना है। आफ्टर अप्रोप्रिएट एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो, advise the company of the financial viability of the proposal, ignore tax on salvage value। सर इसमें भी आपको हेल्प तो एनपीवी की ही लेनी है। आंसर आपके सामने है। असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रपोजल, सबसे पहले एज पर क्वेश्चन 35 लाख रुपए की आपकी कॉस्ट आने वाली है। सर 35 लाख रुपए आपकी कॉस्ट आने वाली है, और जो भी यूज्ड ड्राफ्टमैनशिप डिजाइनिंग वगैरह उसको बेचकर आपको 9 लाख रुपए यहाँ पे मिल जाने हैं। तो ये माइनस कर दोगे तो नेट इनिशियल आउटफ्लो जो होगा वो 26 लाख रुपए का रहेगा। देन आपको हर साल एक सेविंग आने वाली है 12 लाख रुपए की, और हर साल 7 लाख रुपए का एक मेंटेनेंस कॉस्ट आने वाली है। तो 12 लाख रुपए की सेविंग है, मेंटेनेंस कॉस्ट 7 लाख की है, तो कैश सेविंग बिफोर टैक्स आ गया 5 लाख रुपए का, जिसमें से टैक्स माइनस कर देने आपको 35% के। टैक्स का जो डेप्रिशिएशन का इंपैक्ट है वो बाद में लेंगे हम, क्योंकि 100% टैक्स बेनिफिट आपको एक साथ ही मिल जाना है। 5 और टैक्स का रेट 35% था, तो टैक्स इस पे चला जाएगा 1.75, तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा 3.25, जिसपे आप 5 साल के नहीं 6 साल के 12% के एन्युटी फैक्टर अप्लाई करोगे तो ये 4.111 होता है, तो ये 13.36 आ जाएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट सेविंग। लेकिन हमने अभी तक डेप्रीशिएशन राइट ऑफ का इंपैक्ट नहीं लिया है, तो टैक्स सेविंग ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन की बात करें तो क्वेश्चन है 35 लाख रुपए एक साथ, तो 35 लाख रुपए का 35% 12.25 का आपको पहले ही साल में टैक्स बेनिफिट मिल जाना, और पहले साल का फैक्टर होता है 0.892, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.93। 9.93 इज द वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीशिएशन, और टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट सेविंग है 13.36। दोनों का एडिशन कर लेंगे, और साथ में एक टर्मिनल साल्वेज वैल्यू भी है 1 लाख रुपए की, वो भी कंसिडर कर लो, जिसपे 6th ईयर का फैक्टर अप्लाई हो जाएगा 0.507, तो ये भी आ गया। तो तीनों वैल्यू का एडिशन कर लो, 13.36, 9.93, 0.507, तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई कैश फ्लो की 24.797, और आपका आउटफ्लो था 26 लाख। फिर भी ये नेगेटिव फिगर है, नेगेटिव है तो ये प्रपोजल हमारे लिए वायबल नहीं है, तो हमें इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो इसमें मेनली क्या किया है, हर साल का जो डेटा सेम था उसको लेकर अलग फिगर निकाल ली। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेप्रीशिएशन जो है टैक्स सेविंग वो अलग निकाल लिया, क्योंकि सारा का सारा फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा आपको। टर्मिनल वैल्यू लास्ट में मिलती है, तो उसका अलग से कैलकुलेट करके तीनों का एडिशन कर दिया है। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ईयर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से भी जा सकते हो, जिसमें आप ईयर 1 अलग ले लो, 2 3 4 5 एक साथ ले सकते हो, और 6th ईयर अलग से ले सकते हो। फर्स्ट ईयर में अलग से ये 35% के साथ 35 लाख का टैक्स सेविंग का बेनिफिट भी आ जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में सेम फिगर रह जाएगी, और 6th ईयर में आप यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू जो है उसका इंपैक्ट यहाँ पे शो कर सकते। प्रेजेंटेशन इसमें भी कहूंगा आपकी डिफरेंट हो सकती है, बट आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 के भी 2 पार्ट हैं।
जिसमें पार्ट ए गिवन है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन में से और पार्ट बी गिवन आपको वर्किंग कैपिटल के ही रिसीवेबल मैनेजमेंट में से। क्वेश्चन नंबर 6A, सोलारिस लिमिटेड सेल्स गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट गिवन है 25% का। तो सेल्स माइनस जीपी करके आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो चाहो तो। नॉट काउंटिंग ऑन डेप्रीशिएशन एज ए पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेप्रीशिएशन हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट नहीं लिया है, लेना भी नहीं चाहिए अगर हम कैश कॉस्ट बेसिस अप्लाई करते हैं तो। इट्स एस्टिमेट फॉर नेक्स्ट ईयर आर एज फॉलोज, सेल्स जो है डोमेस्टिक में हम करते हैं 1 महीने के क्रेडिट पे 1200 लाख की, एक्सपोर्ट में हम 3 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं, 540 की सेल है, सेलिंग प्राइस 10% कम रखा हुआ है होम प्राइस डोमेस्टिक प्राइस से। क्वेश्चन करा हुआ है आपने सेम, मटेरियल यूज किए 450 का, सप्लायर हमें 2 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं, वेजेस पेड करिए आपने 360 की, आधे महीने का एरियर चलता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 540 के हैं, 1 मंथ का एरियर है, एडमिन एक्सपेंस 120 लाख के हैं, ये भी 1 मंथ का एरियर है, सेल प्रमोशन 60 लाख रुपए के हैं, क्वार्टरली एडवांस में जाता है, इनकम टैक्स 150 लाख का है, 4 इंस्टॉलमेंट में जाएगा, जिसकी एक इंस्टॉलमेंट अगले साल जाएगी, तो लास्ट में आपको एक इंस्टॉलमेंट प्रोविजन फॉर टैक्स देखने को मिल जाती है। तो कंपनी की 1 महीने का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और 1 महीने का फिनिश गुड्स आप मेंटेन करते हो, 20 लाख रुपए आप एज ए कैश रखते हो अपने पास, 15% का सेफ्टी मार्जिन, अपने को वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करके देनी है, वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह इग्नोर कर देना है। तो ठीक है सर, इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग डिटरमिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसमें सबसे पहले हम कैश लिया करते हैं। तो कैश तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो क्वेश्चन में से 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का। इसके बाद अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड किया आपने 450 लाख, डिवाइडेड बाई 12 और 1 महीने का स्टॉक आप मेंटेन करते हो तो इट विल बी 37.5, 37.5। फिनिश्ड गुड्स की अगर बात करें तो फिनिश्ड गुड्स को कैलकुलेट करने के लिए, फिनिश गुड्स को कैलकुलेट करने के लिए आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करी हुई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, जिसमें मटेरियल की मैं बात करूं तो 450 लाख रुपए का मटेरियल है, 360 लाख का वेजेज है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपका 540 का, और एडमिन एक्सपेंस को भी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट लिया है। ये जस्ट अजम्पशन है, आप चाहो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एडमिन का पार्ट नहीं भी लेते हो तो भी आप अपना नोट डाल सकते हो कि एडमिन इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बट यहाँ पे लिया है 120 लाख, तो लिया है तो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर दिया है, लिया है तो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर दिया है। टैक्स एस्पेक्ट इज इग्नोर्ड एज इट इज टू बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से पे किया जाता है तो वो कंसिडर नहीं किया इन्होंने। ठीक है, तो ये कॉस्टिंग आ रही है आपकी 1470 लाख की, तो बस इसी के बेसिस पे कैलकुलेशन किया है कि 1470 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 महीने का 122.5। फिनिश गुड्स को लेकर कैलकुलेशन आपकी डिफर कर सकती है क्योंकि इसको सॉल्व करने के ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी होते हैं। जैसे आप यहाँ पे आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि सर मेरे पास जीपी का परसेंटेज गिवन है 25%, सेल्स जो है, सेल्स है मेरी ये वाली फिगर्स जैसे 1200, और एक ही हो जाएगा 540 डिवाइड बाई 90% करोगे 600 आ जाएगा 1800, तो 1800 माइनस 25%, 1350, 1350 वो भी आप कर सकते हो क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होता है, एडमिन एक्सपेंसेस जो है वो नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन माना जाता है, यहाँ पे इन्होंने रिलेटेड टू प्रोडक्शन मान लिया है जिसकी वजह से ये 1470 की फिगर आ रही है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अदरवाइज वो 1350 ही आती। अगर मैं एडमिन को नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानता तो ये 120 नहीं आता, तो ये 1350 ही आता। वो 1350 आप अदरवाइज भी कैलकुलेट कर सकते थे, कैसे, सेल्स माइनस जीपी करके। बाकी ठीक है, आप दोनों ही सॉल्यूशन ठीक है, आप रिलेटेड टू प्रोडक्शन भी मान सकते हो एडमिन ओवरहेड को, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन भी मान सकते हो। ये जो सॉल्यूशन है इसमें रिलेटेड टू प्रोडक्शन माना गया। इसके बाद आगे बढ़े, कैश हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश गुड्स हो गया। डोमेस्टिक डेटर्स की बात करें तो डोमेस्टिक डेटर्स में आपने यहाँ पे सेल करी हुई है 1200 लाख की, 1200 लाख रुपए की, और यहां पे इन्होंने जो कैलकुलेशन करी है वो टोटलिटी में बेसिस पे करी है, कैश कॉस्ट बेसिस फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1200 लाख रुपए सीधा सीधा ही लिया, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई 12 इंटू में जो भी पीरियड है 1 महीने का, तो 100 आ गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट में आप सेल कर रहे हो 540 की, बट 540 की, तो 540 डिवाइडेड बाई 12 इंटू में 3 महीने का क्रेडिट पीरियड है तो 135। तो सीधा सीधा यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो सेल की फिगर पे ही कैलकुलेट किया गया, मतलब डेटर्स जो है
वो सेल की फिगर पे कैलकुलेट किए गए, ना कि कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। आप कैश कॉस्ट मेथड अप्लाई करते हो तो कॉस्ट पे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के क्लियरली अगर मैं बोलूं तो। इसके बाद सेल प्रमोशन के लिए अगर हम जाते हैं तो सर 60 है और क्वार्टरली एडवांस में पे करते हो तो 15 लाख रुपए का एडवांस हो गया, 15 लाख रुपए का एडवांस हो गया, ये आपका टोटल करंट एसेट्स आ गया। करंट लाइबिलिटी में आप जाते हो तो सबसे पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो 450 लाख है, डिवाइड बाई 12, और क्रेडिटर्स आपको 2 महीने का सप्लाई पीरियड प्रोवाइड कराते हैं तो 75 लाख रुपए आ जाएगा। इसके बाद आउटस्टैंडिंग देख लो, काफी सारे हैं। वेजेस का हाफ मंथ का है तो 360 डिवाइड बाई 12 इंटू हाफ करोगे तो क्रेडिट आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगा 15 लाख का, आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगा 15 लाख का। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की बात करें 540 से 12 महीने के लिए तो एक महीने के लिए 45 लाख का आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आ जाएगा। इसके बाद और आगे बढ़े तो एडमिन 120 लाख का है तो 10 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग एडमिन आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एडमिन आ जाएगा। और इसमें टैक्स का इंपैक्ट दिखाया नहीं है, जबकि टैक्स का इंपैक्ट भी आएगा, टैक्स का इंपैक्ट भी आएगा। इनकम टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ विच 1 फॉल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो सर 150 है तो 150 डिवाइड बाई 4 इंटू ए 37.5 का यहाँ पे इनकम टैक्स भी आएगा, 37.5 का यहाँ पे इनकम टैक्स भी आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से। तो ये 182.5 आएगा टोटल, 430 minus 182.5 it will be 247.5, 247.5 आएगा। और जिसमें आप ऐड करोगे सेफ्टी मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन 15% का, तो इसका 15% फिगर आएगी आपकी 37.125। वो एक आइटम यहाँ पे छूटा हुआ है, 247.5 प्लस 37.125 ये आएगा 284.625। तो इसमें एक आइटम छूट गया जिसकी वजह से मैंने करेक्शन कराया है। बाकी तो ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है कि आप डेटर्स जो है वो कॉस्ट पे ले सकते हो, एक्सपोर्ट डेटर्स भी आप कॉस्ट पे ले सकते हो, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स की जो कैलकुलेशन है, फिनिश्ड गुड्स की कैलकुलेशन आप एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन मान के भी कर सकते हो। तो ये तो ऑल्टरनेटिव है। बाकी इनकम टैक्स का एप्लीकेशन तो आएगा, वो तो एक प्रिंटिंग मिस्टेक मैं यहाँ पे कह सकता हूं। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6A जो है वो यहां पे सॉल्व किया जा सकता था। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6B की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6B जो है वो आपको गिवन है रिसीवेबल मैनेजमेंट में से, रिसीवेबल मैनेजमेंट में से 7 मार्क्स की वेटेज का ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6B, सूर्या इंडस्ट्रीज लिमिटेड is marketing all its products through a network of dealers. All sales are on credit and the dealers are given 1 month time to settle bills. एक महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ किया जाता है। The company is thinking of changing the credit period with a view to increase its overall profit. अब हम इस क्रेडिट पीरियड को बढ़ाना चाह रहे हैं and the marketing department has prepared the following estimates for different periods of credit. Presently आप एक महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहे हो, बट अब आपके सामने 3 प्लान है, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, जिसमें आप अपने कस्टमर को 1.5 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ का क्रेडिट पीरियड अलाउ कर सकते हो। सेल्स गिवन आपके पास, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन आपके पास, बैड डेट्स गिवन आपके पास, बैड डेट्स जो है परसेंटेज ऑफ सेल्स है। द कंपनी हैज कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स रेशियो 40%। अगर कंट्रीब्यूशन सेल का 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी 60%। फर्दर इट रिक्वायर ए प्री टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% का हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। एग्जामिन ईच ऑफ द अबव प्रपोजल एंड रिकमेंड द बेस्ट क्रेडिट पीरियड फॉर द कंपनी। तो सर सीधा सीधा सॉल्यूशन ही हो जाएगा इसका, काफी इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक है। सबसे पहले आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कंसीडर कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सेल का 40% कंट्रीब्यूशन है, सेल 120 है तो 40% 48 हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 48 लाख। देन 130 का 40% 52, देन 150 का 40% 60 और 180 का 72 कंट्रीब्यूशन आ गए।
कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस कर सकते हो जो फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, दैट इज 30, 30, 35 और 40, तो आप पहुंच जाओगे अपने प्रॉफिट बिफोर बैड डेट्स एंड आरओआई इन डेटर्स। ये प्रॉफिट आ गया आपका, ये प्रॉफिट आ गया आपका। तो कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कॉस्ट किस तरीके से शो किया गया है सर? कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट कितना हो गया आपका? आप कॉस्ट को दो तरीके से दिखा सकते हो, या तो सर सिंपल सी बात है कि ये जो सेल थी 120, इसमें से ये जो प्रॉफिट निकाला है ये माइनस कर करके दिखा दो, या फिर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट लेते हो तो फिर आप वेरिएबल कॉस्ट भी अलग से शो कर देना। वेरिएबल कॉस्ट अगर अलग से शो करते हो तो उस सिचुएशन में 40% कंट्रीब्यूशन है तो 60% विल बी वेरिएबल कॉस्ट, तो 120 का 60% 72 हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट में। ठीक है, यहां पे 130 का 78 हो जाएगा, देन 150 का 60% 90 हो जाएगा, और फाइनली 180 का 60% 108 हो जाएगा। ठीक है, तो आप 72 प्लस 30 102, 78 प्लस 30 108, 90 प्लस 35 125, 108 प्लस 40 148। या तो सीधा सीधा सेल में से ये प्रॉफिट माइनस करके दिखा दो, नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट आप कॉस्ट बोलते ही हो। रिसीवेबल्स में अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो आपका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स इन ईयर मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट पीरियड। पहले केस में एक महीने का पीरियड है, कॉस्ट आपकी 102, तो 102 डिवाइड बाय 12 इंटू 1। यहां पे 108 डिवाइड बाय 12 इंटू 2 महीने का पीरियड था यहां पे, या 1.5 महीने का, 1.5 महीने का, मल्टीप्लाई बाय 1.5 करोगे आ जाएगा। यहां पे अगर मैं बात करूं तो 125 डिवाइड बाय 12 इंटू 2, यहां पे 148 डिवाइड बाय 12 इंटू 3। तो आपको ये रिसीवेबल में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो पता चल जाएगी, जिसपे आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20% का। तो जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे रिसीवेबल में उसका 20% अप्लाई करोगे, आपको आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता चल जाती है, जिसको आप रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। साथ में बैड डेट्स के परसेंटेज आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, तो 120 का 0.5%, 130 का 0.8%, 150 का 1% और 180 का 2% आप यहां पे बैड डेट्स की अमाउंट भी कैलकुलेट कर लोगे। और सिंपल सी बात यह है कि इस प्रॉफिट में से जब आप माइनस करेंगे बैड डेट्स और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आपको आपके प्रॉफिट पता लगेंगे। 18 माइनस 0.6 माइनस 1.7, that will be 15.7. Similarly 22 minus 1.04 minus 2.7. Similarly 25 minus 1.5 minus 4.166 और 32 minus 3.6 minus 7.4, it will be 21। और आप देखोगे आपका नेट बेनिफिट सबसे ज्यादा जो है वो 21 है, तो प्लान 3 जो है दैट शुड बी एक्सेप्टेड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, इसमें भी थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी, वो मैंने आपको करेक्शन करवा दी है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट ए है दैट इज गिवन फ्रॉम लेवरेज टॉपिक, और पार्ट बी जो है, पार्ट ए जो है दैट इज गिवन फ्रॉम लेवरेज, और पार्ट बी जो है सर वो भी लेवरेज में से ही है। तो दोनों ही पार्ट यहां पे लेवरेज में से ही देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7A, the operating income of hypothetical limited amount to 1,86,000। ऑपरेटिंग इनकम मतलब EBIT, 35% का टैक्स है। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें 14% डिवेंचर 5 लाख के, 15% प्रेफरेंस शेयर 1 लाख के, इक्विटी शेयर है 4 लाख रुपए के, 100 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गए 4000। सबसे पहले तो आपको ईपीएस की कैलकुलेशन करके देनी है। सर ऑपरेटिंग इनकम गिवन है, आगे पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट करके हम इजीली ईपीएस निकाल सकते हैं। ईबीआईटी गिवन है 1,86,000, जिसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करोगे 5 लाख रुपए का 14%, 70,000 रुपए का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, ईबीटी पे पहुंच गए 1,16,000। माइनस कर दो टैक्स, टैक्स का रेट गिवन है 35%, तो आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। माइनस कर दो प्रेफरेंस डिविडेंड 1 लाख रुपए का 15%, 15,000 रुपए, तो आप पहुंच गए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर पे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 40,000, तो ये आ गया आपका 15.1 ईपीएस आ गया। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड रिक्वायरमेंट में कहते हैं डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस एसोसिएटेड विद 30% चेंज इन ईबीआईटी, बोथ इंक्रीज और डिक्रीज। कहते हैं अगर ईबीआईटी में अगर 30% चेंज होता है
तो बताओ ईपीएस में कितना चेंज होगा। दो तरीके हैं, या तो फाइनेंशियल एवरेज के फॉर्मूले से चले जाओ या फिर पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ इनकम की हेल्प से भी आप कैलकुलेशन करके दे सकते हो। तो चेंज इन ईपीएस जो है वो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इनकम की हेल्प से ही कैलकुलेट करके दिया है। क्वेश्चन ने कहा था कि अगर ईबीआईटी में 30% का इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो ईबीआईटी अभी अपना 1,86,000 चल रहा था, अगर मैं 30% का इंक्रीज करता हूं तो 241,800 हो जाता है, और अगर मैं इसको डिक्रीज करता हूं 186 माइनस 30% तो ये 130,200 हो जाता है। इंटरेस्ट की अमाउंट तो सेम रहेगी, अकॉर्डिंगली ईबीटी आ गया, ईबीटी पे 35% टैक्स माइनस कर दिया, ईएटी आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड तो सेम अमाउंट रहेगी, अकॉर्डिंगली अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया, डिवाइड किया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 40,000 से, तो ईपीएस आ गया। और ईपीएस चेक किया कि सर पहले जो 15.1 का ईपीएस था वो 24.17 हो जाए तो इंक्रीज होगा 60.05 का, और अगर जो पहले 15.1 था अगर 6.03 रह गया तो वो डिक्रीज होगा 60.05% का। दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड पॉइंट में कहते हैं डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एट द करंट लेवल ऑफ ईबीआईटी। आपने फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करना है। फाइनेंशियल लेवरेज प्रेफरेंस डिविडेंड यहां पे गिवन है, तो फॉर्मूला होगा ईबीआईटी अपॉन में ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स। ईबीआईटी 186 है, डिवाइड बाय 1,86,000 माइनस इंटरेस्ट 70,000 माइनस 15,000 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट 0.65, तो ये 2 टाइम्स आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। और फोर्थ पॉइंट जो है कहते हैं व्हाट एडिशनल डेटा डू यू नीड टू कंप्यूट ऑपरेटिंग एज वेल एज कंबाइंड लेवरेज। अगर आपको ऑपरेटिंग और कंबाइंड लेवरेज कैलकुलेट करना हो तो क्या चाहिए सर, मुझे सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट भी चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, वो डेटा यहाँ पे नहीं है। अगर सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट होता तो हम इजीली यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते थे, ऑपरेटिंग और कंबाइंड लेवरेज भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो लेवरेज का ही क्वेश्चन है 7 मार्क्स का, और इसके साथ जो बी पार्ट है वो भी आपको लेवरेज में से ही दे दिया, 7 मार्क्स का क्वेश्चन, इजी वन। एक फर्म की सेल्स है 75 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 42 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट है 6 लाख की, 45 लाख बोरोइंग है, 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 45 लाख का 9% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इक्विटी कैपिटल है 55 लाख रुपए का। क्वेश्चन की सबसे पहले तो डिमांड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग इनकम अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। तो सबसे पहले आरओआई का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन में इन्वेस्टमेंट, ईबीआईटी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट होता है। सेल 75 लाख गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट 42 लाख गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख गिवन है, 27 लाख रुपए आ गया। और एज पर क्वेश्चन 45 लाख का डेट और 55 लाख का कैपिटल है, तो 100 लाख रुपए का आपका कैपिटल हो गया। तो 27 लाख डिवाइड बाय 100 लाख, 27% 27% आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होके आ गया। सेकेंड रिक्वायरमेंट है डज इट हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। तो सर फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर किया जाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 27% का, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल और केवल 9% है, तो सर ऑफ कोर्स इट इज फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। यस, द फर्म हैज फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। इसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, इफ द फर्म बिलोंग टू एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर 3 है, तो बताओ हमारा कम है कि ज्यादा है। तो हम अपना एसेट टर्नओवर चेक कर लेते हैं। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन में एसेट। सेल है हमारी 75 लाख की, एसेट है हमारी 100 लाख की, तो हमारा एसेट टर्नओवर तो केवल और केवल 0.75 ही है, 0.75 ही है, जबकि इंडस्ट्री का तो 3 है, तो ऑफ कोर्स हमारा लोअर एसेट लेवरेज है इन कंपैरिजन विद इंडस्ट्री। फोर्थ रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, कंप्यूट द ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज ऑफ द फर्म। ठीक है, कैलकुलेट कर देते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, सेल 75 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 42 लाख डिवाइडेड बाई ईबीआईटी आपने कैलकुलेट किया ही था यहाँ पे 27 लाख रुपए, 1.22 आ जाएगा। फाइनेंशियल लेवरेज होता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीआईटी 27 लाख रुपए डिवाइड बाई 27 लाख में से इंटरेस्ट माइनस करोगे जो कि 45 लाख का 9% 4,05,000 है, तो 1.18 आ जाएगा। कंबाइंड लेवरेज आपकी मर्जी, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज द फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। और फिफ्थ रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी सेल 50 लाख हो जाए तो नया ईबीआईटी क्या होगा। इफ द सेल्स ड्रॉप टू 50 लाख, तो आपका नया ईबीआईटी क्या होगा। सर अगर मेरी सेल्स 50 लाख रुपए होगी तो वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट 42 लाख रुपए थी,
75 लाख की सेल्स पे, तो 50 लाख की सेल पे वेरिएबल कॉस्ट होगी आपकी 28 लाख की। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, तो आपका ईबीआईटी आएगा 16 लाख रुपए का, आपका ईबीआईटी आएगा 16 लाख रुपए का। और लास्ट रिक्वायरमेंट, एट व्हाट लेवल ऑफ ईबीटी द एट व्हाट लेवल विल द ईबीटी ऑफ द फर्म इक्वल टू 0। बताओ कौन से लेवल पे हमारा जो ईबीटी है वो हो जाएगा 0। तो 0 ईबीटी का मतलब होता है ब्रेक इवन, ब्रेक इवन। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन में सेल प्रोपोर्शन ये निकाला 44%। फिक्स कॉस्ट में मैं बात करूं तो 6 लाख रुपए का आपका फिक्स कॉस्ट एक है ऑपरेटिंग, और 4,05,000 आपका इंटरेस्ट है। तो 10,05,000 44% को इंडिकेट करता है, तो ये 22,84,091 आ जाएगा। अदरवाइज इसको कैलकुलेट करने का और सिंपल तरीका भी है, आप स्टेटमेंट बनाओ, ईबीटी रखो 0, इंटरेस्ट की मैं बात करूं 4,05,000 फिक्स है, ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स है 6 लाख रुपए की, और जो वेरिएबल कॉस्ट है यहां पे हम चेक कर सकते हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट 42 है वो 75 लाख का 56% है, 56% है। तो सिंपल सी बात है, आपको ये फिगर पता चल जाएगी 10,05,000 रुपए। ये 10,05,000 कितना हो गया, 44% हो गया। तो 100% सेल्स कितनी आ जाएगी, दिस वन, और वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी दिस वन। तो अलग अलग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, क्वेश्चन नंबर 8 इज द थ्योरी क्वेश्चन, और इसके दोनों ही पार्ट जो है वो आपको बीडीए में से गिवन है। टू मेक द डेटा टर्न इनटू यूजर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन इट शुड गो थ्रू 6 कोर स्टेप। वो स्टेप्स डिस्कस करने हैं, वो स्टेप्स डिस्कस करने हैं। और लास्ट क्वेश्चन है डेटा एनालिटिक्स क्या होता है और इसके स्टेप्स बताओ। तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिए हैं, आप एक बार रीड करके देख सकते हो। तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया जून 2025 के लिए। देखो इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से आइडिया क्या लगता है सर, मॉडल क्वेश्चन पेपर से कई बार बच्चा ये सोच जाता है कि सर इसमें से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। देखो आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, नहीं। मेन मॉडल क्वेश्चन पेपर देने का मेन इंस्टीट्यूट का जो पर्पज होता है वो होता है पैटर्न बताना, जिसको देखकर हमें ये आइडिया लग गया कि सर जून 2025 के एग्जाम में किसी भी तरीके का पैटर्न में कोई चेंज करने का इरादा इंस्टीट्यूट का नहीं है। वही एमसीक्यू आने हैं 2-2 नंबर के 15, और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखने को मिलने हैं 7, जिसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें 2 आपको थ्योरी क्वेश्चन मिल जाने हैं, बाकी 5 आपको प्रैक्टिकल मिल जाने हैं। स्मार्ट स्टडी तो यही कहती है कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ दूं जो कि चॉइस में है, और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 जो एफएम के हैं वो अटेम्प्ट करूं, और इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करूं, 70 आउट ऑफ 70 लाने की कोशिश करूं। जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू में आपने देखा 9 एमसीक्यू आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल गए, 6 एमसीक्यू थ्योरी है। सर 9 एमसीक्यू जो प्रैक्टिकल है वो जब आप प्रैक्टिकल तैयारी करोगे एफएम की उसमें कवरेज हो जाएगी। जो 6 एमसीक्यू उसमें 3 बीडीए के हैं और 3 एफएम के हैं। तो सर उन 6 एमसीक्यू के लिए सिंपली मैं कहूंगा इंस्टीट्यूट ने जो एमसीक्यू बैंक रिलीज करा हुआ है वो आप पढ़ के चले जाओ, आई थिंक सफिशिएंट होगा। फिर भी और ज्यादा पढ़ना है, आपके स्टडी मटेरियल में चैप्टर के एंड में जो एमसीक्यू गिवन होते हैं वो आप कवर कर सकते हो। और ज्यादा पढ़ना चाह रहे हो तो सर जो पास्ट एग्जामिनेशन पेपर में एमसीक्यू आए हुए हैं वो करके चले जाओ। स्मार्ट स्टडी तो यही कहती है। बाकी आपका मन है कि नहीं मुझे प्रैक्टिकल में दिक्कत है, मैं थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊंगा, तो उस सिचुएशन में भी मैं सजेस्ट करूंगा कि पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स में अप्रॉक्स आप ले लो पीछे के 5 साल के पेपर, मतलब 10 पेपर के आसपास, उसमें जो एफएम के थ्योरी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप एक बार पढ़ लो। पीडीए के थ्योरी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रीजन बीइंग सर बीडीए के पेपर अभी बहुत लिमिटेड हुए हैं। लेकिन उसके लिए भी मैं कहूंगा कि अभी तक जितने भी बीडीए के पेपर हुए हैं, 4 पेपर हुए हैं, सजेस्टेड आंसर्स उसके देख लो, मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो देख लो। तो कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो एक स्मार्ट स्टडी मतलब कम टाइम में ज्यादा अच्छी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अदरवाइज आप केवल और केवल थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा के पूरा एफएम की थ्योरी अगर पढ़ने के लिए जाओगे तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, जो मैं तो इन एनी केस बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूं।
तो ये था हमारा एफएमबीडीए पेपर नंबर 11 सीएमए इंटर का जून 2025 का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 1, जिसका आज हमने यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस किया है, 100% डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस किया है। जाते जाते यही कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे अभी भी नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एफएमबीडीए की मेगा अनाउंसमेंट, दैट इज 100% रिवीजन सीरीज मैराथन सीरीज का अनाउंसमेंट जल्दी ही आने वाला है, इवन 1 से 2 दिन में ही आने वाला है। और उसके बाद एफएम के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 100% मैराथन लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलने वाले हैं, और साथ में टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो पूरा का पूरा अनाउंसमेंट वीडियो जल्दी आपको 1 से 2 दिन में हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और आपके सामने जो मैंने सॉल्यूशन रखा है उसका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी मोबाइल ऐप पे जाके। मोबाइल ऐप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत हो कि सर किस तरीके से हमें पीडीएफ डाउनलोड करना है ऐप में जाके, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो मोबाइल ऐप में जाके, वो वीडियो हम आपको शेयर कर देंगे। उसके बाद आप इजीली मोबाइल ऐप से पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। साथ के साथ आप हमें हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, ताकि अगर आपका कोई भी नोटिफिकेशन अपडेशन होगा आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगा। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कीजिए, ताकि हमारी अगर आपको क्लासेस लेनी हो तो क्लासेस के ऑफर्स जो हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप अभी भी एफएम की क्लासेस सर्च कर रहे हो, एफएमबीडीए की बेस्ट क्लासेस सर्च कर रहे हो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो आप मोबाइल में अगर क्लासेस देखना चाहते हैं डायरेक्ट मोबाइल ऐप से बाई कर सकते हो। और अगर आपको लैपटॉप पे क्लासेस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक भी देखने को मिल जाएगा, आप उस पे जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मोबाइल में क्लासेस खरीदोगे इमीडिएट एक्टिवेशन हो जाएगा, लैपटॉप में खरीदोगे विद इन 24 आवर्स आपका ऑर्डर कंप्लीट कर दिया जाएगा, आपकी क्लासेस एक्टिवेट कर दी जाएगी। आप सॉफ्ट कॉपी भी अवेल कर सकते हो क्लासेस की, हार्ड कॉपी ऑप्शन भी मिल जाते हैं, और मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस भी हम क्लासेस के प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपको क्लासेस की जरूरत है तो ऑफकोर्स आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।